हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि आप जानते हो 2018 के सितंबर वाले शिफ्ट का सेट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 88 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। आज सेट सास करना है क्वेश्चन नंबर 89 से अप टू 120। आज पूरा पेपर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं 89 नंबर वाला क्वेश्चन किस चीज से शुरू हो रहा है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिनोनिम्स भी कर लिए, एंटोनिम्स भी कर लिए, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर इन द ब्लैंक्स कर लिए थे, बहुत अलग अलग वैरायटीज देखी हैं। और हमने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी कर लिया था, लेकिन उस वाले क्वेश्चंस में क्या था, एक ही सेंटेंस में कई सारे पार्ट्स होते थे। यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए इन्होंने 6 सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, रूल जरा सा बता देता हूं आपको, उसके बाद करेंगे इसको शुरू। ये टाइप के जो आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं। ध्यान से समझिए, डायरेक्शंस पढ़ देता हूं। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। द फर्स्ट एंड द 6 सेंटेंसेस आर गिवन एज S1 S6। आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, वो किसी पैराग्राफ से या पैसेज से रैंडमली उठा लिए गए हैं। इसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 क्या होता है, फिक्स होता है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। बीच में आपको दिया होगा द मिडिल 4 सेंटेंसेस इन ईच हैव बीन जंबल्ड अप एंड लेबल्ड P, Q, R एंड S। और बीच के 4 सेंटेंसेस होंगे, इनको P, Q, R, S में नाम दिया गया है और इनको शफल कर दिया गया है। हो सकता है शफल ना भी हो कुछ केसेस में, लेकिन जनरली इनको शफल कर दिया जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द 4 सेंटेंसेस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट। अब आपको करना यह होता है कि आपको ये P, Q, R और S जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि इस पूरे पैराग्राफ का इंक्लूडिंग सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 6 मीनिंग प्रॉपर निकल के आए। इसकी हेल्प के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे ABCD। इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला ऑर्डर अच्छा है। मान लो यहाँ पे PQRS नहीं दिया और आपको लग रहा है ना PQRS ही मैं मानूंगा सही सेंटेंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आपको इन्हीं 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर S1 से। काफी लंबा है, ये काफी ज्यादा दूर में लिखा गया है, तो ये आई गेस एक बार में तो नहीं आ पाएगा, बट कोई बात नहीं, हम सेंटेंस 1 और S तक इस स्क्रीन पे देखते हैं और इसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो S1 कह रहा है द जायंट वॉल ऑफ द धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट्स इन द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयन जो रेंज है वहां की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक जायंट वॉल है धौलाधार रेंज की। वॉल मतलब ये एक कवरेज की तरह करता है। धौलाधार पर्वत जो है या पर्वत की जो रेंज है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बहुत बढ़िया, तो शुरुआत इससे कर दी गई है और ये फिक्स है, तो सेंटेंस नंबर 1 को तो आप छेड़ नहीं सकते, तो इसको फिलहाल रेफरेंस मान के आगे वाला पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्सक्यूज मी, एज अ लाइफलाइन ऑफ द रीजन इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड रिज बिटवीन चंबाज रावी रिवर सिस्टम एंड कंगराज ब्यास रिवर सिस्टम। ठीक है, अब P ने बताया है कि कैसे 2 रिवर सिस्टम के बीच में वो क्या करता है, एक वाटरशेड रिज बनाता है। ठीक है, तो P वाला क्या कर रहा है, इसी रेफरेंस में बात कर रहा है। किस रेफरेंस में, धौलाधार रेंज के रेफरेंस में ये बात कर रहा है। Q बोल रहा है ऑल्दो ऑफ मॉडेस्ट एल्टीट्यूड कंपेयर्ड टू अदर हिमालयन रेंजेस। अब देखो, ये वाला भी Q भी क्या कर रहा है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। द हिमालयन रेंजेस द हाईएस्ट धौलाधार पीक इज लेस देन 5000 मीटर। ठीक है, बढ़िया बात है। आर वाला पॉइंट देखिए, 10 द धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज अ लाइफलाइन ऑफ द रीजन। देखो यार, अभी हम 10 वाले पॉइंट पे नहीं आएंगे क्योंकि ऐसा कंक्लूडिंग सा कुछ सेंटेंस नंबर 1 में नहीं बोला गया है। सो आर वाले को हम स्टार्ट करने के कॉन्टेक्स्ट से फिलहाल बाहर रखते हैं। एस कह रहा है डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप एन अस्टाउंडिंग टू 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल इन दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट। बहुत बढ़िया, यहां पे देखो बैरियर वॉल क्रिएट हो रही है और ये कह रहा है कि इसके बावजूद भी जो रेंज है वो 12,000 फीट को स्वीप करती है, मतलब कवर करती है वैली के फ्लोर से। ठीक है, 12,000 फीट को कवर करती है। अब यहां पे ये लग रहा है कि ये चीज कब बताया जा रहा है, जब हमने कुछ रेंज वगैरह की बात कर ली है तब बताया जा रहा है। अब देखो, स्टार्टिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल आर और एस तो अभी फिलहाल हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी पी और क्यू जो है ये स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा ऑप्शंस में किनको किनको मिला लिया गया है, उस हिसाब से फिर अपने
जो असम्पशन है उनको करना शुरू करेंगे। हमारे पास में ऑप्शंस में है क्यू से स्टार्टिंग, एस से स्टार्टिंग, क्यू और आर से स्टार्टिंग। ठीक है, हमने यहां पे फिलहाल क्या किया है, आर और एस से स्टार्टिंग को नहीं कंसिडर किया था। ठीक है, तो चलो उसी बेसिस पर एलिमिनेशन करके देखते हैं। बी वाला और आर वाला फिलहाल हटा रहे हैं क्योंकि हमको क्यू और पी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जिसमें से भी हम क्या करना चाहते हैं बेटा, जिसमें से भी हम अभी हम P को नहीं कंसिडर करना चाहते, अभी हमारे पास P वाला कंसिडरेशन है ही नहीं, मतलब P तो ये मान ही नहीं रहे। तो Q से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 2 पॉइंट से, एक है QRPS, दूसरा है QSRP। अब देख लेते हैं अगर इनमें से कोई एक लॉजिक दे रहा होगा तो आगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। चलो देखते हैं इसको पढ़ के। हमारे पास में QR और QS, देखते हैं कौन सा वाला ज्यादा लॉजिक देता है, QR देता है या QS देता है। चलो अब यहां पे Q बोल रहा है ऑल्दो ऑफ मॉडेस्ट एल्टीट्यूड कंपेयर टू अदर हिमालयन रेंजेस द धौलाधार द हाईएस्ट धौलाधार पीक इज लेस देन 5000 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्यों हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये कह रहा था कि ये जो धौलाधार है रेंज, ये कहां पे है, हिमालयन रेंज का ही एक पार्ट है। ठीक है, हिमालयस का ही एक पार्ट है। अब ये कह रहा है कि ऑल्दो ये मॉडेस्ट एल्टीट्यूड है कंपेयर टू अदर हिमालयन रेंजेस, मतलब हिमालयन रेंज में तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो ये मॉडेस्ट है, लेकिन फिर भी ये 5000 मीटर को कवर करता है, और जो हिमालय की टॉप मोस्ट है वो 8484 मीटर करता है। तो देखो उसके मुकाबले तो बहुत नीचा है ये, लेकिन अल्टीमेटली 5000 मीटर बहुत हाइट होती है। ठीक है, तो ये वाली बात कही जा रही है, इस वजह से हम क्यू को इसके साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में पॉइंट्स क्या क्या कह रहे थे, एक कह रहा था QR और फिर दूसरा कह रहा था QS। चलो देखते हैं QR सेंसिबल है या QS सेंसिबल है। देखो Q तो हमारे पास में आ गया, अब Q के साथ में R पढ़ते हैं। Thus the धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज द लाइफलाइन ऑफ द रीजन। ठीक है, Q के साथ में R हो गया, Q के साथ में S पढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज sweeps up an astounding 12000 feet from the valley floor creating a barrier wall in that is striking to look at। अब देखो यहां पे अभी कह रहा है ऑल्दो, हालांकि जो मॉडेस्ट एल्टीट्यूड है कंपेयर टू अदर हिमालयन रेंज वो बहुत कम है ना, 5000 मीटर से भी कम है, हालांकि 5000 मीटर से भी कम है, मतलब हिमालय जो रेंजेस है, हिमालय रेंज, उसके कंपैरिजन में ये काफी कम है। लेकिन फिर भी कह रहा है इसके बावजूद द रेंज स्वीप्स एन अस्टाउंडिंग 12000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल इज दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट। समझ आ रहा है, तो डिस्पाइट ऑफ दैट जो लिखा है ये इस बात को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, कि हालांकि 5000 मीटर से कमी है, उसके बावजूद भी ये जो बोल रहा है 12000 फीट को स्वीप करता है ये। समझ आ रहा है, तो Q के साथ में S लगाएंगे तो बढ़िया रिलेशन बन रहा है। तो QS वाला जो पॉइंट है उसको जरा हम पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि कोई लॉजिकल सा स्टेटमेंट हमारे पास में बन के आ रहा है या नहीं। देखो QS वाला कौन सा था, QSRP। चलो QSRP को पढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखो Q के साथ में पहले S पढ़ा, तो ऑल्दो ऑफ मॉडेस्ट एल्टीट्यूड कंपेयर टू अदर हिमालयन रेंजेस द हाईएस्ट धौलाधार पीक इज लेस देन 5000 मीटर। ठीक है, फिर S कह रहा है डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप एन अस्टाउंडिंग 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल इन दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट। ठीक है एक चीज यहां पे स्पॉटिंग एरर की भी आ गई थी, हालांकि आपको स्पॉट करना नहीं है, डिस्पाइट के साथ में हम ऑफ नहीं लगाते हैं, इनस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, लेकिन ये स्पॉटिंग एरर नहीं है इसलिए हम यहां ठीक नहीं कर सकते। चलो तो यहां पे Q के साथ में S हो गया, फिर आ रहा था QS के बाद में आ रहा था RP। ठीक है, तो R पढ़ते हैं। Thus the धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज अ लाइफलाइन ऑफ द रीजन। ठीक है, अब देखो यार यहां पे क्या कर रहा है, एक बैरियर वॉल बना रहा है, इन दैट स्ट्राइकिंग टू लुक एट। अब ये देखने में कैसा लगता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा भयंकर सा है जो कवर कर रहा है, राइट। इसीलिए लाइफलाइन ऑफ द रीजन बोला जाता है कि यार ऐसी चीज जिसको देखने में बहुत ज्यादा मतलब एस्टॉनिशिंग सा लगे या देखने में लगे कि यार मजा ही आ गया। सो दैट्स अ लाइफलाइन ऑफ द रीजन। अब R के बाद में P, एज द लाइफलाइन ऑफ द रीजन। अब देखो यहाँ पे एज द लाइफलाइन ऑफ द रीजन, अब ये एज अ लाइफलाइन ऑफ द रीजन कब बोल सकता है, जब ऑलरेडी हमने लाइफलाइन की बात कर दी होगी जो R में हो रही है, तो R के बाद ही मुझे P चाहिए। समझ आ गया, इसलिए QSRP हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। QSRP है एकदम करेक्ट लॉजिक। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है QSRP, यानी कि ऑप्शन नंबर C है इसका करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, तो C वाले पे जाएंगे, साथ साथ में सॉल्व करते चलो, बढ़िया रहेगा बेटा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो हमेशा अपने आप को वीक फील करोगे आप। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखो ध्यान से, ये वाला भी काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, लंबे क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं इसको। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है ट्रुथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द टीचर। अच्छा ठीक है,
सच ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर से। अब ये टीचर लिटरल वाला भी हो सकता है और कोई ऐसी चीज जो आपको सीख या सबक दे रही है उसको भी टीचर बोल सकते हैं। अभी क्लैरिफाइड नहीं है तो हम इसको ऐसे ही मानते हैं कि ये कुछ भी टीचर हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो फिक्स है वो बात शुरू कर रहा है, ट्रूथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द टीचर। विदाउट सेल्फ नॉलेज द एयरप्लेन बिकम्स द मोस्ट डिस्टिंक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ, बट विद सेल्फ नॉलेज इट इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन हेल्प। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी, डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ। क्यों बोल रहा है विजडम बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज एंड विदाउट सेल्फ नॉलेज मेयर इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू बी द परफेक्ट टीचर टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी एंड टू ब्रिंग द परफेक्ट टीचर इनटू बीइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ठीक है, देयरफॉर यू हु आर द सीकर ऑफ ट्रुथ हैव टू बी बोथ द प्यूपिल एंड द टीचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सेंटेंस नंबर 1 जो बात कह रहा है ट्रूथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द टीचर, तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो सेंटेंस नंबर 1 के ही लिंक का होना चाहिए। मतलब इसी जोन का जो बात करेगा उसको सबसे ज्यादा रिलेवेंट या सबसे ज्यादा क्लोज मानूंगा मैं। ठीक है, उस हिसाब से मेरे पास में एस और आर ही लॉजिकल दिख रहे हैं, क्योंकि क्यू और पी अगर आप देखो तो ये लगभग एग्जाम्पल्स को सेट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आर और एस वाले जो ऑप्शंस होंगे पहले उनको प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे आर और एस वाले ऑप्शंस जो हैं वो कौन से हैं। देखो आर और एस का यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है ऑप्शन बी और एक है डी। तो फिलहाल बेटा हम ये क्यू वाले ऑप्शंस को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि क्यू वाला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्यू वाला ऑप्शन थोड़ा सा एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहा था, लेकिन हमने जो ट्रुथ वाली बात बोली थी और टीचर वाली बात बोली थी उसके लिए हमारे पास में देखो सो अ टीचर है और यहाँ पे भी टीचर है। तो अल्टीमेटली हम कोशिश, सॉरी सेंटेंस नंबर 6 तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, सॉरी काफी लंबा सेंटेंस है, समझ नहीं आया कि कहां पे वो है। सो यहां पे जो हमारे पास में आर और एस है, आप ध्यान से देखो, अगर आर और एस जो पॉइंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आर और एस जो पॉइंट्स है इसमें देखो यहां पे भी टीचर की बात हो रही है, टीचर सोसाइटी परफेक्ट टीचर। ठीक है, और एस भी बोल रहा है टीचर ट्रुथ, ये सारी बातें बोल रहा है, प्यूपिल टीचर स्टूडेंट, ये सारी बातें बोल रहा है। तो यानी कि अगर आर और एस को मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा तब सेंटेंस नंबर 1 से ये फिक्स हो पाएगा। तो चलो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला है एस आर क्यू पी और दूसरा है आर क्यू एस पी। तो देखते हैं एस आर सही बना रहा है या आर क्यू सही बन रहा है। अगर इनमें से कोई एक सही बनेगा तो उसी को प्रेफरेंस दे देंगे और वही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यू और जो क्यू आर और क्यू एस है ये तो एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए इनको प्रेफरेंस नहीं देंगे। सो एस आर पढ़ते हैं और आर क्यू पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं एस आर और आर क्यू। देखिए ध्यान से, एस आर देखो, देयरफॉर यू हु आर द सीकर ऑफ ट्रुथ have to be both the pupil and the teacher. In other words, you have to be the perfect teacher to create a new society, and to bring the perfect teacher into being, you have to understand yourself. बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखो तो एसआर जो बोल रहा है, यानी कि एसआर यानी कि कौन सा वाला, ये बी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल चीजें सही तरीके से इलैबोरेट कर रहा है। देखो कैसे, फिर से समझो। ये कह रहा है कि देयरफॉर यू आर द सीकर ऑफ ट्रुथ हैव टू बी बोथ द प्यूपिल एंड द टीचर। आपको स्टूडेंट भी होना पड़ेगा और टीचर भी होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने सेंटेंस नंबर 1 से अगर फिक्स कर लिया, ठीक बात है। उसके बाद में अब इसी पॉइंट को इन्होंने इलैबोरेट किया है कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर हम अलग वर्ड्स में कहें इस चीज को या और अच्छे से समझाने की कोशिश करें आपको, यू हैव टू बी द परफेक्ट टीचर टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी। आपको एक परफेक्ट टीचर बनना पड़ेगा जो एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर रहा है। एंड टू ब्रिंग द परफेक्ट टीचर इनटू बीइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और परफेक्ट टीचर बनने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि कैसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एज अ स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली एस को ही एक्सप्रेस कर रहा है आर अपने अलग वर्ड्स में या थोड़े से आसान वर्ड्स में। तो एस आर एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एस आर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एस जिस बात को शुरू कर रहा था आर ने उस चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है, तो एस आर के बाद ये लोग क्या ले रहे हैं, क्यूपी ले रहे हैं। चलो क्यूपी देखते हैं। फिर क्यू बोल रहा है विजडम बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज एंड विदाउट सेल्फ नॉलेज मेयर इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कह रहा है विजडम किस चीज से आती है, सेल्फ नॉलेज से आती है, और अगर सेल्फ नॉलेज नहीं है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी। इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने पी में। Without self-knowledge, the airplane becomes the most destructive instrument in life, but with self-knowledge, it is a means of human help. ठीक है,
हम एयरप्लेन को मिसयूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको दिमाग से चलाया है तो देखो ह्यूमंस की हेल्प हो रही है ट्रांसपोर्ट करने में, कम्यूट करने में, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इट शुड बी द परफेक्ट वन। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन देखा था उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फिलहाल तो आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन RQSP भी पढ़ लेते हैं। चलो आर से शुरुआत करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अबे पहले वाले नॉर्मल वर्ड्स में तो बात करनी पड़ेगी ना, तो शुरुआत ही हम इन अदर वर्ड्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम आर के बाद में जब भी कभी एस रखेंगे तो इसने पहले नॉर्मल वर्ड्स में बताया है, फिर इसको अदर वर्ड्स में आर में बताया गया है। तो आर के बाद एस आने का तो लॉजिक ही नहीं है, चाहे वो इमीडिएटली बाद में आए चाहे बहुत बाद में आए, आर के बाद तो एस आ ही नहीं सकता, क्योंकि एस को ही अदर वर्ड्स में आर बोल रहा है। इस वजह से हमारा प्रेफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एज दी करेक्ट चॉइस। क्या हो जाएगा? SRQP बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर चॉइस। साथ साथ में करते चलिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज से। कुछ क्वेश्चन सच में बहुत आड़े तिरछे होते हैं, तो करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। देखो 91 वाला भी नहीं आ पाएगा एक बार में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पे हमारे पास में 91 में सेंटेंस नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड। बहुत सारे लोग हमें से डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में डिसिप्लिन का मतलब क्या है ये हमें से शायद बहुत लोग को नहीं पता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 91 है ये उसी में पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये चीज समझाओ जरा। तो शायद बाद में सारे मतलब समझाए गए होंगे, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत होनी चाहिए वो इसी रेफरेंस की होनी चाहिए। मतलब जो जो भी स्टार्ट करेगा S1 के बाद वाला वो इसी रेफरेंस का आंसर देगा, तब हम उसको थोड़ा सा प्रेफरेबल मानेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पे कह रहा है द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। ठीक है, बट यू हैव 5 or 6 in a class, an intelligent understanding teacher with a warm heart, I am sure there would be no need for discipline। अब देखो यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ये तो एग्जाम्पल की तरह हो गया। देखो यहाँ पे समझो बात बेटा, ये एग्जाम्पल हो गया सीधा सीधा। अभी हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल नहीं देते हैं, क्वेश्चन के बाद उसको डिफाइन करने की हम कोशिश करेंगे या फिर कोई रेफरेंस उसी का देंगे। ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब पी से हम शुरुआत नहीं कर सकते। क्यू ने सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अपोजिट बात बोलने लग गया। कैसे पता चल रहा है? बट से पता चल रहा है। तो क्यू को भी हम स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, तो पी और क्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। आर देखो, व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन अ क्लास यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट केओस। ठीक है, ये भी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दे रहा है कि मतलब अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा इधर उधर, केओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अभद्रता या फिर शोर शराबा, शोरगुल मचाना, इसको केओस बोलते हैं। ठीक है, अब एस देखो, डिसिप्लिन इन स्कूल्स बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज 1 टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब एस वाला थोड़ा सा डिसिप्लिन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड। अब हमें डिसिप्लिन से मतलब क्या है या इस वर्ड से मतलब क्या है इसको समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा वाला हमारे लिए थोड़ा सा सूटेबल है। हमने फिलहाल तो पी और क्यू को सोचा था कि इसको बाहर कर देंगे, जिसमें से क्यू तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास में कौन से वाले हैं। हमारे पास में है Q, देखो Q को हमने बाहर कर दिया था, Q तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो दो ऑप्शंस कौन से बेटा बाहर हो गए? A बाहर हो गया और C बाहर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है SRQP और RQPS। S से शुरुआत होगी या फिर R से शुरुआत होगी? यहां पे दो बात है, S और R में से कौन सा शुरुआत कर पाएगा? चलो देख लेते हैं, S और R में से कौन सा शुरुआत कर रहा है। इसी चीज पे सारा चीज टिका होगा, S और R। पहले देखते हैं, एस आर है और आर क्यू है। अच्छा, एस शुरुआत कर रहा है और आर शुरुआत कर रहा है। सो वी हैव 2 ऑप्शंस, एस आर एंड आर क्यू। चलो यहां लिख लेते हैं, एस आर है और आर क्यू है। हमारे पास में 2 ऑप्शन जो शुरू हो रहे हैं, एक है एस आर और दूसरा है आर क्यू, है ना। इस तरीके से हमारे पास में एक ऑप्शन ये है, इससे शुरुआत हो रही है, और दूसरे में इससे शुरुआत हो रही है। चलो पढ़ के देखते हैं। एस आर बोल रहा है डिसिप्लिन इन स्कूल्स बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज 1 टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद में आर की बात करेंगे। व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन अ क्लास यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट केओस। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्यू क्या बोल रहा है? व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन अ क्लास यू विल हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट केओस। आर के बाद में क्यू लगाते हैं। But if you have 5 or 6 in a class, an intelligent understanding teacher with a warm heart, I am sure there would be no need for discipline। यहां पे जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। ये आर कह रहा है कि जब 100 बच्चे होंगे तब आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, नहीं तो केओस हो जाएगा। लेकिन बट यहां पे जो यूज किया गया है, मतलब आर के साथ में क्यू आना मैंडेटरी है, चाहे आप जो मर्जी कर लो।
आर में बता रहा है 100 बच्चे होंगे तब क्या करेंगे, यहां पे क्यू में बता रहा है 5 या 6 बच्चे होंगे तब क्या करेंगे। मतलब एक चीज जो मुझे कंफर्म पता चल गई है वो ये है कि आर के साथ में क्यू का पेयर बन चुका है। अब आर के साथ में क्यू का पेयर जिसमें भी नहीं है पहले उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, ठीक है। आर के साथ में क्यू का पेयर देखो किसका किसका नहीं है, उसको तुरंत बाहर कर देते हैं। आर के साथ में जस्ट क्यू का पेयर किसके साथ में नहीं है, देखो यहां पे आर के साथ में क्यू का नहीं है, बाहर हो गया। यहां पे आर के साथ में क्यू का है, बी ठीक है। यहां पे आर के साथ में क्यू नहीं है, सी बाहर हो गया। आर के साथ में क्यू यहां पे है, ये ठीक है। अभी दो ऑप्शंस कौन से बच रहे हैं बेटा, बी वाला बच रहा है और डी वाला बच रहा है, ठीक है। अभी भी वही चीज पे वापस आ गए। चलो अब यहां पे लास्ट में पी को रख रहा है ये, और यहां पे आर क्यू से शुरुआत हो रही है और यहां पे पी एस पे खत्म कर रहा है। अब मतलब हमें अब करना क्या है, एस आर क्यू पी, देखो जरा ध्यान से समझो इसको, एस आर क्यू पी और आर क्यू पी एस, एस आर क्यू पी आर क्यू पी एस, है ना। एस आर क्यू पी और आर क्यू पी एस, इन दोनों में हमें लड़ाई करानी है और बताना है कौन सा वाला बढ़िया है, ठीक है। चलो लड़ाई कराते हैं। तो एस आर क्यू पी, देखो दोनों में आर क्यू आ रहा है, तो यानी कि दोनों चीजें मेरे को कंफ्यूज करने के लिए यहां पे आई हुई हैं। चलो एस आर क्यू पी देखते हैं। एस से शुरुआत हुई, डिसिप्लिन इन स्कूल्स बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब यहां पे एस ने क्या किया है, इसको बताया है कि डिसिप्लिन जरूरी है जब एक टीचर होगा 100 बच्चों पे या 100 बच्चों पे या 100 बॉयज और गर्ल्स पे, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन अ क्लास, 100 बॉयज इन अ क्लास, यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन अदरवाइज दे विल बी कंप्लीट केओस, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि जब आपके पास में 100 बच्चे होंगे क्लास में, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाएगा, ठीक। अगर हम एस से शुरुआत करके के बाद में आर लगाते हैं, फिर उसके बाद में क्यू आ जाएगा, उसके बाद में लास्ट में पी आएगा। द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड, ठीक है। क्यू के साथ में पी भी बढ़िया है, लेकिन यहां पे भी क्यू के साथ में पी आ रहा है। अब एस को हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं या एंड में लगा सकते हैं, सारी जिद सारी लड़ाई इसी बात की है। तो एस स्टार्टिंग में आएगा कि एंड में आएगा, चलो इसको देख लेते हैं। ये चीज हमें बताएगा कौन, ये हमें बताएगा सेंटेंस नंबर 6 बताएगा हमें। चलो सेंटेंस नंबर 6 को पढ़ते हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मास मूवमेंट्स, लार्ज स्कूल्स विद अ ग्रेट मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस, देयरफॉर वी पुट अप ह्यूज स्कूल्स विद इनॉर्मस अटेंडेंसेस, ठीक है। यहां पे देखो ये एक जनरलाइज पॉइंट है, ये कह रहा है एंड मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मास मूवमेंट्स, कह रहा है डिसिप्लिन इन स्कूल बिकम नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स, और मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मास मूवमेंट्स, लार्ज स्कूल विद अ ग्रेट मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग इंटेलिजेंस, देयरफॉर वी पुट अप लार्ज स्कूल्स विद इनॉर्मस अटेंडेंसेस। अब जरा अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो यहां पे कह रहा है कि डिसिप्लिन स्कूल में जरूरी हो जाता है जब एक टीचर होगा 100 बॉयज और गर्ल्स पे, ठीक है, जब एक टीचर होगा 100 बॉयज और गर्ल्स पे। लेकिन S6 कह रहा है और हर आदमी को यही चीज चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, सेंटेंस नंबर S वाली चीज चाहिए। मतलब सेंटेंस S को मुझे कहां रखना पड़ेगा बेटा, लास्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये P के साथ में सेंटेंस नंबर 6 कनेक्शन नहीं बना पाएगा। इस वजह से RQPS को मुझे रखना पड़ेगा एज अ फाइनल ऑप्शन, ठीक है। तो RQPS किधर मिल रहा था हमको, जल्दी से देख लेते हैं। RQPS मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे देखते हैं क्या है। 92 वाला क्वेश्चन देखिए, अरे इधर तो आधा आधा स्प्लिट हो गया है, कोई बात नहीं, चलो करके देखते हैं। टॉलस्टॉय फार्म वाज फाउंडेड इन 1910, बहुत बढ़िया, 1910 में फाउंड हुआ था। फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, यह फाउंडेड लिखा है जो। बाय विच टाइम गांधी हैड ऑलरेडी कंसेप्चुअलाइज्ड आइडियाज दैट ही वुड डेवलप इन इंडिया, ठीक है। टोल्स्टॉय का फार्म फाउंड हुआ था 1910 में, उस टाइम तक गांधी ने ऑलरेडी कंसेप्चुअलाइज कर दिया था आइडिया कि वो इसको इंडिया में डेवलप करेंगे, ठीक है। ही वॉज रिच एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेट अप द फार्म। अब ही किसके लिए यूज कर रहे हैं, गांधी जी के लिए कि टॉल्स्टॉय के लिए, अभी मालूम नहीं है। अ जूइश आर्किटेक्ट कैलेनबैक वाज बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड। अब इन एक जूइश आर्किटेक्ट थे कैलेनबैक जो उनके साथ में थे इस दौरान में, ठीक है, इस पीरियड के दौरान में। अब अगर यहां पे कोई और टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तब हम डेफिनेटली क्यू को इसके साथ में रख देंगे, क्योंकि यहां पे जो लिखा हुआ है थ्रू दिस पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड के बाद ही लगा सकते हैं, और टाइम पीरियड तो यहां पे 1910 ही दिया है, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे बाय विच टाइम भी लिखा हुआ है, तो टाइम पीरियड अगर एक ही जगह दिया हुआ है तो टाइम पीरियड वाला डेफिनेटली इसके साथ फिक्स हो जाएगा, और फिर हम क्यू से शुरू होने वाले ऑप्शंस को देख लेंगे सीधा सीधा। चलो, लेकिन बाकी पॉइंट्स को पढ़े बिना ऐसे हम सेंटेंस को नहीं अरेंज कर सकते हैं। बात करते हैं 92 के पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर आर बोल रहा है टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रीन। ठीक है, both he and Gandhi ji often refer to the time that they spent in Tolstoy farm as among the happiest in their lives। अब टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय जी जो थे और गांधी जी जो थे, उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है, जहां पे भी लिखा होगा वहां पर रेफर किया हुआ है कि वही जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था उस फार्म में, वही उनका सबसे बढ़िया टाइम था लाइफ का। ठीक, अब यहाँ पे ढेर सारी बातें हो रही हैं। अगर एक चीज को हम इसमें गौर करें तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखो कई जगह यहाँ पे ही यूज किया हुआ है ना, और यहाँ पे किया है कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रीन। अब यहाँ पे ढेर सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो गई हैं। देखो कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है जूइश आर्किटेक्ट कैलेनबेक वाज बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड। अब यहाँ पे जो हिज लगा हुआ है वो किसके लिए यूज करेंगे? हिज हम यूज करेंगे टॉल्स्टॉय के लिए या फिर यूज करेंगे गांधी जी के लिए, ये कंफ्यूजन है। फिर हम यहाँ पे थ्रू दिस पीरियड, चलो दिस पीरियड को अगर हमने मान लिया कि कहीं से भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पीरियड तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर मान लो हम बाद में भी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम हिज किसके रेफरेंस में यूज करें, ही वॉज किसके रेफरेंस में यूज करें, ये समझ नहीं आ रहा है अभी। एक दो कंफ्यूजन तो ये हो गई। अब तीसरी कंफ्यूजन यहाँ पे देखो आगे चल के क्या आ रही है, फिर कंफ्यूजन आ रही है ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस। अब यहाँ पे फिर से ही आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है टोल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो टोल्स्टॉय का फार्म था वो क्या हो गया, रिसर्च का जरिया बन गया है, मुद्दा बन गया बहुत सारे फार्म्स के लिए। ठीक, अब अगर हम शुरुआत करने के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास में है एक शुरुआत करने के लिए है Q और फिर है S और R है। चलो देखते हैं, R शुरुआत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। S शुरुआत कर सकता है, S भी कर सकता है, ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रीन। ठीक है, R भी शुरुआत कर रहा है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट शुरुआत कर रहे हैं। चलो पहले Q R S P से देखते हैं, फिर R देखेंगे, फिर S देखेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस बड़े आड़े तिरछे होंगे, सब में ही लगा हुआ है, किसके साथ लगा दे नहीं मालूम है, तो इस वाले में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। Q R S P देखते हैं जल्दी से। देखो Q R S P क्या कह रहा है। Q बोल रहा है अ जूविश आर्किटेक्ट कैलेनबेक वाज बाय हिज साइड थ्रू हिज पीरियड। फिर उसके बाद में R क्या बोल रहा है, टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब Q के साथ में अगर हमने R लगाया तो ये तो चलो ठीक है, Q के साथ में R ठीक है। उसके बाद में S लगाते हैं, ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रीन। फिर उसके बाद में P लगा के देखते हैं, P कह रहा है ही वॉज रिच एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय लैंड एंड हेल्प सेट द फार्म। ये गड़बड़ हो गया, सब कुछ होने के बाद में ही वॉज रिच एंड यूज्ड हिज मनी, अब ये गड़बड़ कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम S के बाद में P जब लगा रहे हैं तब ये गड़बड़ कर रहा है। तो S के साथ में P वाला पॉइंट कौन सा ला, A वाला, A फिलहाल बाहर कर दिया। अब हमारे सॉरी ये तो दूसरे वाले का कर दिया। चलो देखो यहाँ पे S के साथ में P जो हमने लिया था ये गड़बड़ कर दिया है ना, तो Q R S P वाला नहीं बन पा रहा है, सो A वाला बाहर कर दिया। क्या बच रहा है, S वाला से स्टार्टिंग है और R वाले से स्टार्टिंग है। चलो S वाले को छोड़ते हैं, अभी R वाले को निपटाते हैं, देखते हैं शायद यही आंसर बन जाए। तो R Q P S को देखना पड़ेगा अभी। देखो R Q P S क्या है, R से शुरुआत करते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आता है Q, R के बाद में Q आएगा। अ जूविश आर्किटेक्ट कैलेनबेक वाज बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड। चलो ये भी अरेंजमेंट ठीक है। R के साथ में आ गया Q, फिर आएगा P, ही वॉज रिच एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेट अप द फार्म। अच्छा ठीक है, कौन रिच था और हेल्प करी उसने मनी को, लैंड को खरीदने के लिए? क्या आर्किटेक्ट हेल्प कर रहा है इसकी? ऐसा कोई रेफरेंस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉल्स्टॉय और गांधी जी आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये आर्किटेक्ट है तो ये हेल्प क्यों करेगा? फिलहाल इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है, तो फिलहाल हम R वाले को भी रहने देते हैं, R वाले भाई साहब को भी यहीं पे छोड़ते हैं, अभी इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो Q R S P हटाते हैं, R Q P S हटाते हैं, दो ऑप्शंस बच रहे हैं S Q P R और S Q R P। तो S Q मतलब सही में चलेगा, ये साथ में चलेंगे ही चलेंगे, है ना। S और Q का चलो एक बार रेफरेंस देखते हैं क्या है ये। S बोल रहा है ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ही किसके लिए लिखा हुआ है अभी क्लियर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे S के बाद में Q लगाना ही लगाना है। किसके साथ में आ रहा है, अ जूविश आर्किटेक्ट कैलेनबेक वाज बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड। ठीक,
अब ये किसके लिए आ गया, ये आ गया है टॉल्स्टॉय के लिए। अब टॉल्स्टॉय फर्स्ट पुट इन द सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्रिन, उसके बाद में एस के साथ में हमने क्यू लगा दिया। दोनों ऑप्शंस में ये लगा है तो ये मानना ही पड़ेगा। अ जूइश आर्किटेक्ट कैलेंबेक वर्क्स बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड। अब हिज साइड किसके लिए लगाया है, टॉल्स्टॉय के लिए, तो एस क्यू ठीक है। उसके बाद में देखो आरपी ठीक है या पी एस ठीक है। अब यहां पे देखो सॉरी पी आर ठीक है या आरपी ठीक है। पहले पी आर देखते हैं, एस क्यू के बाद में पी लगा के देखते हैं। He was rich and used his money to buy the land and help set up the farm. अब अगर हमने ये किया तो जूइश आर्किटेक्ट ने फिर हेल्प करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे रिच होगा, अगर हेल्प कर सकता है तब ये चीज गड़बड़ कर रही, क्योंकि आर्किटेक्ट तो बनाने के लिए आया होगा ना, वो हेल्प थोड़ी करेगा। तो पीआर थोड़ा गड़बड़ है, आरपी पढ़ के देखते हैं एक बार। टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आगे बात करेंगे across the world, he was rich and used his money to buy the land and help set up the farm. और फिर जो रिसर्च के लिए जरूरत पड़ती थी उस फार्म को सेटअप करने के लिए टॉल्स्टॉय ने क्या कर दिया, वो बहुत रिच थे इसलिए उन्होंने सारा पैसा यूज किया उस फार्म को सेटअप करने के लिए। अब पी को अगर हम लास्ट में करके देखें S6 से कनेक्ट, बोथ ही एंड गांधी ऑफन रेफर टू द टाइम दैट दे स्पेंट इन टॉल्स्टॉय फार्म एज अमंग द हैप्पीएस्ट इन देयर लाइव्स। जो सेट किया था उसी फार्म में जब वो टाइम स्पेंड किया करते थे तो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था, जो गांधी जी और टॉल्स्टॉय दोनों ही याद करते हैं। सो दैट्स हाउ हमें जाना पड़ेगा, आर के साथ में पी को लगाएंगे तब ये थोड़ा सा कनेक्शन बना पाएगा, है ना। तो एस के साथ में आरपी बेटा कनेक्शन नहीं बना पा रहा था, पी आर के साथ कनेक्शन बनाएंगे। टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बोथ ही एंड गांधी जी ऑफन रेफर टू द टाइम दैट दे स्पेंट इन देयर लाइव्स, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू आर एस पी गलत हो गया था, हमारे पास में आर क्यू पी एस गलत हो गया था, एस क्यू आर पी भी बाहर कर दिया था, एस क्यू पी आर एक्सक्यूज मी। सो यहां पे हम बी वाले के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखो। Decentralized planning is a process of planning that begins from the grassroots level, taking into confidence all the beneficiaries. ठीक है, decentralized planning is a process of planning that begins from the grassroots level, taking into confidence all the beneficiaries. ठीक है, grassroots planning की यहाँ पे decentralized planning की बात हो रही है, मतलब एक centralized planning ना हो, सबकी अलग अलग planning हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। P कह रहा है under decentralized planning the operation is from bottom to top. अच्छा, it can be said that it is more connected with the capitalistic economies. It empowers the individuals and small groups to carry out their plans for their achievement of a common goal. The decentralized planning is implemented through market mechanism, but it cannot be described as undemocratic. For most national states adopt such a planning now. ठीक। अब यहां पे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग किससे करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए ढेर सारे वहां पे हमारे पास में पॉइंट्स अवेलेबल है, किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में एक और चीज है, हम सेंटेंस नंबर 6 के साथ में कौन सा वाला फिट हो रहा है इसको अगर हम देख ले। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, सेंटेंस नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है बट से, जो क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट आइडियाज यहां पे कनेक्ट होने चाहिए। तो जैसे S6 कह रहा है बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अनडेमोक्रेटिक फॉर मोस्ट नेशनल स्टेट्स अडॉप्ट सच अ प्लानिंग नाउ। ऐसा चीज क्या है, अनडेमोक्रेटिक वाले कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है, ठीक। तो सेंटेंस नंबर 6 में जब अनडेमोक्रेटिक की बात हो रही है, अगर हम सेंटेंस नंबर 6 के पहले वाले की बात करें तो उसमें इसी के ऑपोजिट की बात होनी चाहिए। ये चीज तो बहुत कंफर्म है अच्छे से। तो इसका ऑपोजिट अगर हम पॉइंट ढूंढ ले तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट पॉइंट कौन सा वाला है, देखो यहां पे एस कह रहा है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। फिलहाल इसमें कोई किसी भी इकोनॉमी की बात आई नहीं है यहां पे ठीक है, डेमोक्रेटिक या कैसा भी कोई फिलहाल यहां पे उसकी बात नहीं आई है। आर बोल रहा है empowers इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है, यहां पे बात नहीं आई। इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। अच्छा, यहां पे देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पहली बार यहां पे बात आई है, डेमोक्रेटिक के कॉन्टेक्स्ट में पहली बार ये इसका एक भाई मिला है, मैं क्यों। पी कह रहा है अंडर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग द ऑपरेशन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहां पे भी कोई प्लानिंग नहीं आई है, तो क्यू जो है यही इकलौता ऐसा पॉइंट है जो इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला
हमें ये बात कर रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज की, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि अनडेमोक्रेटिक का ऑपोजिट एग्जैक्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो गया। लेकिन जो ये बोल रहा है यहां पे ध्यान से देखो, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अनडेमोक्रेटिक फॉर मोस्ट नेशनल स्टेट्स अडॉप्ट सच अ प्लानिंग नाउ। अब इसके रेफरेंस का अगर हमें ऑपोजिट ढूंढना होगा तब तो डेफिनेटली इसी के बारे में बात करनी पड़ेगी जो इसी के रेफरेंस की बात कर रहा हूं, और वो कौन सा, इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज नाउ। तो कैपिटलिस्टिक हो गई है, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम अनडेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। ये बातें समझ आ रही हैं? मतलब क्यू से हम क्या कर देंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्यू से खत्म करने की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में यहां पे हमें मिल गया है। ये वाला चीज हमेशा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपको लास्ट वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे बट मिल गया, मतलब कॉन्ट्रास्ट चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं पार्टी में आना चाहता हूं, बट आपको क्या लगेगा, अब पक्का ये कोई बहाना मारेगा कि पार्टी में ना आना पड़े। सो बट का मतलब है जो बाद वाला सेंटेंस है उसका ऑपोजिट आप पहले ढूंढ लो, आ गया आंसर। यही काम हमने यहां पे किया और फटाफट हमारा टाइम सेव हो गया। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। देखो क्या कह रहा है ये, इट इज डाउटफुल इफ मैनकाइंड थ्रू आउट हिज लॉन्ग हिस्ट्री हैज एवर लिव्ड एट ऑल सस्टेनेबली। सस्टेन मतलब जो निरंतर चलता चला जाए। चलो पी कह रहा है बट इन जनरल मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द एनवायरनमेंट एज एन एंडलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लंडर्ड। फिर से यहां पे हमें बट मिल चुका है। बट का मतलब है ऑपोजिट आइडिया इसके पहले हमें चाहिए होगा। मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर लिव विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस की मोर वाली डिजायर होती है ये कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। इसको तो हमें मतलब ये तो मानना ही पड़ेगा कि मोर वाली डिजायर आदमी की कभी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर यहां पे है मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर लिव विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। ठीक है, आर कह रहा है नाउ वी हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम एकदम इसी कगार पे हैं कि हम मोस्ट ऑफ द लाइफ जो अर्थ पे है उसको डिस्ट्रॉय करने की कगार पे पहुंच चुके हैं। एस बोल रहा है दिस प्रोसेस हैज एक्सेलरेटेड ग्रेटली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में, मतलब जब मशीन्स वगैरह का मैकेनाइजेशन ज्यादा होना स्टार्ट हुआ था या स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ये चीज और ज्यादा बूम में आ गई है कि हम ह्यूमंस के डिस्ट्रक्शन की तरफ और तेजी से अग्रसर हैं। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल इज सो फार फ्रॉम रियलिटी दैट इट इज ऑलमोस्ट लाफेबल। और जो सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो ऐसा हो गया है आज के टाइम पे कि कोई सस्टेनेबल बोले तो हंसी आ जाती है, भाई कैसी बात कर रहे हो, लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं और आप कहते हो कि निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, गड़बड़ है ये। तो यहां पे फिलहाल ये सारी चीजें अरेंज्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास में पॉइंट नंबर पी है उसकी बात अगर हम करें, पॉइंट नंबर पी जो है, बट इन जनरल मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द एनवायरनमेंट एज एन एंडलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लंडर्ड। अगर हम बट के पहले देखें, मतलब पी वाले के पहले देखें, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम पी के पहले रख सकते हैं, तब हमें ये चीज एक रेफरेंस की तरह मिल जाएगी। क्योंकि देखो पी वाले पॉइंट में बट यूज हो रहा है, अब ये जो बट है इसके पहले हमें एक ऑपोजिट पॉइंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं इसका ऑपोजिट पॉइंट और उसके हिसाब से हम एक पेयर बना लेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच जाएंगे अपने सीधे बात पे। पी कह रहा है बट इन जनरल मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द एनवायरमेंट एज एन एंडलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लंडर्ड। ऐसा रिसोर्स मान लिया है जो कि एनवायरमेंट ऐसी चीज है जिसको जितना भी काटो, जितना बर्बाद करो, जितना तहस नहस करो, चलता चला जाएगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा, करो खूब दबा के। ये चीज इंसान ने मान ली है। ठीक, अब ये बात यहां पे बट से शुरू हो रही है। अब हमको इसके पहले ऐसा पॉइंट लेना है जो काम क्या कर रहा हो, इसी का ऑपोजिट यहां पे बोल रहा हूं। मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर लिव विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। अभी फिलहाल नहीं। आर देखो नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा ये तो नहीं बन पा रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। क्यों वाला तो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है। मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर लिव्ड विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। अच्छा ओके, ध्यान से देखो इसको। पी कह रहा है बट इन जनरल, लेकिन जनरल मैनकाइंड ने क्या किया है, जनरल मैनकाइंड का मतलब है नॉर्मली ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, एनवायरनमेंट को एंडलेस रिसोर्स मान लिया। मतलब कितना भी काटो, कितना जलाओ, कितना खत्म करो, वो बढ़ता ही जाएगा, रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लंडर्ड।
आदमी ने क्या मान लिया, कितना भी बर्बाद करो, कितना तहस नहस करो, सब कुछ सही है, सब बढ़िया है, चलता चला जा रहा है। ठीक, क्यों बोल रहा है मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स, शायद कुछ आइसोलेटेड मतलब जिनका ह्यूमन से कांटेक्ट नहीं हुआ है, वही लोग का दिमाग प्योर रह गया है, फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर, लिव्ड विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर, है ना। ये कह रहा है कि कुछ शायद लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, कुछ ट्राइबल लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद नेचर के साथ रहना सीख लिया होगा और नेचर को ऐसा मान लिया होगा कि हमें और नहीं चाहिए, नेचर को रहने दो, ये चीज बढ़िया है। तो देखो पी में जनरल मैनकाइंड की बात हो रही है और यहां पे कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। सो इफ आई कनेक्ट क्यू विद पी, ये प्रॉपर लॉजिक देने चला गया। अब क्यू के साथ में पी को हम मान लिए, ठीक है, बढ़िया हो गया। आर देख लेते हैं, लेकिन नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अब देखो आवरसेल्व्स और लाइफ ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, एनवायरमेंट की, इसलिए आर को हम पी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एस देखो, दिस प्रोसेस हैज एक्सेलरेटेड ग्रेटली सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कोई मतलब नहीं है, इस चीज को हटा देते हैं। तो देखो क्यू के साथ में पी का एक हमारे पास में पेयर बन के आ चुका है, जिसमें से क्यू पॉजिटिव बात बोल रहा है और उसी का ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है पी। सो क्यूपी इज अ पेयर, ढूंढते हैं सारे ऑप्शंस में, जिसमें भी क्यूपी नहीं होगा उसको तुरंत हम क्यूपी कर देंगे, ठीक है, उसको तुरंत बाहर कर देंगे। चलिए देखिए क्यू के साथ में पी हमें कहां कहां मिल रहा है। यहां पे पी क्यू है, उल्टा बाहर हो गया, क्यूपी इधर है, ठीक है, यहां पे पी क्यू है, ये भी बाहर हो गया, इधर भी हमें क्यूपी मिल रहा है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, एक क्यूपी एसआर बच रहा है और एक एसआर क्यूपी बच रहा है। तो ये अगर हम देख ले कि क्यूपी पहले होना चाहिए या एसआर पहले होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में सेम चीजें हैं, बस एक में क्यूपी पहले, एक में क्यूपी बाद में है। तो एसआर पहले आएगा कि क्यूपी पहले आएगा, इसी बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो एसआर से शुरू करके देखते हैं और फिर क्यूपी से शुरू करके देखेंगे। एसआर से शुरू करते हैं, फिर क्यूपी से शुरू करेंगे। इट इज डाउटफुल इफ मैनकाइंड throughout his long history has ever lived at all sustainably. This process has accelerated greatly since the industrial revolution. कौन सा प्रोसेस अभी एक्सेलरेट कर रहा है अभी नहीं मालूम है, ठीक। चलो फिर भी एस के साथ में आर देखते हैं। Now we have reached the point where we are on the verge of destroying ourselves and most of the life on the earth. ठीक, उसके बाद में the concept of sustainable is so far from reality that is almost laughable. तो यार देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि जो सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा दूर है रियलिटी से, मतलब रियल तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, हम कहां पहुंच चुके हैं जहां पे हम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वजह से अगर हम बोलें कि सस्टेनेबिलिटी है तो ये हंसने वाली चीज हो जाएगी। सो आर किससे कनेक्टेड है बेटा, सेंटेंस नंबर 6 से, इसलिए आर को लास्ट में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम करेंगे कि एस आर के बाद में क्यूपी रख लें, क्योंकि पी के बाद में S6 रखने का मतलब नहीं बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, एस आर को लास्ट में रखेंगे और इसका इकलौता आंसर जो हम सही मान लेंगे वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, QPSR को हम सही मान लेंगे, ठीक है। सो ए बाहर है, सी बाहर है और डी बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बढ़िया। इट ऑल्सो इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल। ये बताता है कि कहां पे चीजें अच्छी ज्यादा नहीं चल रही हैं, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल टू प्रोवाइड द फाउंडेशंस फॉर बिल्डिंग फर्दर सक्सेस। बढ़िया। इट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक। अब देखो सब में इट कर रहा है, कहां वाले से शुरू करोगे, कंफ्यूजिंग हो गया ना, इसके लिए हमको अरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली इजी फॉर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग क्वांटिफाइड टारगेट्स, फॉर एग्जांपल सेल्स, ठीक है। सो PQRS में से यार सारे ही कंफ्यूजिंग है। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो सेंटेंस नंबर 6 के बेसिस पे देख के देखें, है ना। सेंटेंस नंबर 6 देखो क्या कह रहा है ये, इट इज मोर डिफिकल्ट इन द केस ऑफ नॉलेज वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट एंड टीचर्स, ठीक है। ये भी इट से ही शुरू हो रहा है, ये इसने और सब खराब कर दिया। चलो अब हमारे पास में शुरुआत करने के लिए है PQR और S, देखो सारे ही शुरुआत करने के लिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा वाला शुरुआत कर सकता है। P से शुरुआत करके देखते हैं पहले। PSQR बोल रहा है यहाँ पे, है ना। सी P ने क्या बताया है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ऑल्सो का मतलब शुरुआत बाहर, तो यहां पे P वाला बाहर है, P वाला बाहर है, क्योंकि ऑल्सो इंडिकेट लिखा हुआ है तो पहले मुझे बताना चाहिएगा कि क्या चीज वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो P बाहर है, एक ऑप्शन बाहर हो गया, कौन सा, C वाला बाहर हो गया बेटा। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, Q वाला देखते हैं, QPSR, Q से शुरुआत करके देखते हैं। देखो इट आइडेंटिफाइज
वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल टू प्रोवाइड द फाउंडेशंस फॉर बिल्डिंग फर्दर सक्सेस। ठीक है, चलो क्यू के साथ में फिर क्या लिखा है, क्यू के साथ में लिखा है पी, इट ऑल्सो इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल। ठीक है यार, देखो क्यू के साथ में पी का पेयर कितना बढ़िया है, क्यू के साथ में पी का पेयर कितना बढ़िया है। इट आइडेंटिफाइज वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल, इट आइडेंटिफाइज वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल, इट ऑल्सो इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल। बहुत बढ़िया, तो क्यू के साथ में पी का पेयर बहुत मस्त है ये। चलो आगे देखते हैं, क्यू के साथ में पी हो गया, बढ़िया लग रहा है क्यू के साथ में पी का पेयर। अब एक काम कर सकते हैं यार, अगर हमें क्यू के साथ पी का पेयर मिल गया है तो ऑप्शंस को बाहर निकाल के देखते हैं। क्यू के बाद में पी का पेयर, देखो यहां डी में नहीं है, क्यू के साथ में पी नहीं है, क्योंकि पी के बाद में क्यू आ गया है। इसमें तो ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया था, इधर भी क्यू के साथ में पी है, इधर भी क्यू के साथ में पी है। चलो ठीक है, तो क्यू पी एस आर हो सकता है या आर क्यू पी एस हो सकता है। चलो देखते हैं, क्यू पी के बाद में एस लिया इन्होंने। एस क्या कह रहा है, देखिए समझिए, एस कह रहा है यहां पे measuring performance is relatively easy for those who are responsible for achieving quantified targets for example sales। ठीक है, उसके बाद में आर कह रहा है इट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक। अब यार यहां पे क्या चीज बेसिस है फॉर प्रोवाइडिंग जनरेटिंग फीडबैक, अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रोवाइडिंग जनरेटिंग फीडबैक। ठीक है, आर से अगर हम खत्म करते हैं इसको, अगर हम आर से खत्म करते हैं, सो वी हैव सेंटेंस नंबर 6 को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिर सेंटेंस नंबर 6 को देखो, आर के साथ में बात करते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट इन द केस ऑफ नॉलेज वर्कर्स फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट एंड टीचर्स। अब ये और ज्यादा डिफिकल्ट है किसके कॉन्टेक्स्ट में, साइंटिस्ट और टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां पे अगर मोर डिफिकल्ट है, इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफिकल्टी वाला कॉन्टेक्स्ट यहां पे इसके पहले भी रखना पड़ेगा, है ना बेटा, डिफिकल्टी वाला कॉन्टेक्स्ट इसके पहले रखना पड़ेगा। देखो समझो ध्यान से, S6 क्या कह रहा है, S6 कह रहा है इट इज मोर डिफिकल्ट इन द केस ऑफ नॉलेज वर्कर्स फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट एंड टीचर्स। ज्यादा डिफिकल्ट है किसके केस में, नॉलेज वर्कर्स और एग्जांपल नॉलेज वर्कर्स के केस में, जैसे साइंटिस्ट और टीचर्स के केस में। तो सेंटेंस नंबर 6 के जो पहले आएगा, जो भी बात इसके पहले आएगी, वो भी डिफिकल्ट या इजी के कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई बात कर रहा होगा, या कोई चीज बहुत डिफिकल्ट है उसमें से कुछ इजी बता रहा होगा, या फिर कोई चीज डिफिकल्ट है उसके बाद में मोर डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि मोर कंपैरेटिव है तो उसके पहले एक और चीज आनी चाहिए जो डिफिकल्टी वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हो। तो सेंटेंस नंबर 6 के पहले ऐसी चीज मुझे चाहिए जो डिफिकल्टी वाले जोन में ही बात कर रही हो। तो सेंटेंस नंबर 6 जो है बेटा वो बी मतलब आर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो आर और एस हमारे पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, तो कौन सा वाला देख सकते हैं। देखो इट इज द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक, इसमें डिफिकल्टी इजी का कोई मतलब नहीं था, तो आर से खत्म नहीं होगा। एस देखो मेजरिंग परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली इजी फॉर दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर अचीविंग क्वांटिफाइड टारगेट फॉर एग्जांपल सेल्स। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो मेजरिंग परफॉर्मेंस है वो इजी है किसके लिए, उनके लिए जो सिर्फ टारगेट करते हैं, किस चीज को, क्वांटिफाइड को करते हैं, मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो, कि नंबर्स में ज्यादा हो। लेकिन यहां पे क्या फिर बोल रहा है कि इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, और ये ज्यादा डिफिकल्ट है किसके लिए, नॉलेज वर्कर्स के लिए, जैसे साइंटिस्ट और टीचर्स हैं। तो एस क्या कह रहा था कि आसान किसके लिए है, जो क्वांटिटी पे काम करते हैं। S6 क्या कह रहा है कि डिफिकल्ट किसके लिए है, जो लोग साइंटिस्ट और टीचर्स हैं, जैसे वो दिमाग चलाने का काम ज्यादा करते हैं। तो सेंटेंस नंबर S जो है वो फिक्स होगा किसके साथ में, सेंटेंस नंबर 6 के साथ में। तो इस वजह से 95th जो है वो किसके साथ जाना चाहिए, जिसमें सेंटेंस S से खत्म हो रहा है। तो कौन सा वाला पॉइंट है, ऑप्शन नंबर A के साथ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, B, C और D यहां से बाहर हो जाएगा। देखो कंफ्यूजन तो डेफिनेटली रहेंगी ही, है ना, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करने का ही काम है इसका, पूरे पैसेज का, लेकिन अल्टीमेटली अगर लॉजिक समझ आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है। चलो, इक्विटी थ्योरी इज कनेक्टेड विद द परसेप्शन पीपल हैव अबाउट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड कंपेयर्ड विद अदर्स। ठीक है, इक्विटी थ्योरी इस चीज के बारे में बात करती है। इक्विटी वर्ड बना है इक्वस से, जिसका मतलब होता है बराबर या इक्वल होना। ठीक है, सो इक्विटी थ्योरी इज बेसिकली क्या है, कंसर्न विद द परसेप्शन पीपल हैव अबाउट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड कंपेयर्ड विद अदर्स की बात करी जा रही है। ठीक है, to be dealt with equitably is to be treated fairly in comparison with another group of people or a relevant other person. Equity involves feelings and perceptions and is always a comparative process. Equity theory states in effect that people will be better motivated if they are treated equitably and demotivated if they are treated inequitably. It is not synonymous with equality,
which means treating everyone the same, since this would be inequitable if they deserve to be treated differently. This explains only one aspect of the process of motivation and job satisfaction, although it may be significant in terms of morals. बहुत बढ़िया, चलो ढेर सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं और अब हमें पहुंचना है सही निष्कर्ष पे। तो हमारे पास में स्टार्टिंग है P से, R से और Q से। तीन चीजें हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्टार्टिंग कर पा रही हैं। तो हमारे पास में R और Q वाले पॉइंट्स एक एक हैं और P वाला पॉइंट 2 है। तो चलो एक काम करते हैं, R और Q को निपटाते हैं पहले, क्या पता इसमें सही आंसर मिल जाए, नहीं मिलेगा फिर PQ पे आएंगे। ठीक है, चलो R और S को देखते हैं। यहां पे कह रहा है इक्विटी थ्योरी इज कंसर्न विद द परसेप्शन पीपल हैव अबाउट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड कंपेयर्ड विद अदर्स। इक्विटी थ्योरी स्टेट्स इन इफेक्ट दैट पीपल विल बेटर मोटिवेटेड बाय दे आर ट्रीटेड इक्विटेबली। देखो एक ही चीज की बात अगर हम दो स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं तो सेम वही वर्ड को हम नहीं यूज करते हैं। ये चीज बहुत कॉमन है, आपको मालूम होगी, इसलिए हम आर से शुरुआत करने से बचना चाहेंगे बेटा। क्योंकि देखो S1 में भी इक्विटी थ्योरी इज कंसर्न लिखा है, यहां पे भी इक्विटी थ्योरी स्टेट्स लिखा हुआ है, तो यहां पे इट लगा होता तो चल जाता, यहां पे इस चीज को ही वापस हम रिट्रीट करना वापस ठीक नहीं समझते हैं। तो फिलहाल इसको प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा। जब भी दो नाउन्स एक साथ लगे हुए हो तो कोशिश करिएगा कि सेकंड वाला जो वर्ड है वो प्रोनाउन का काम कर रहा हो या प्रोनाउन वहां पे यूज हुआ हो। तो आर वाला ऑप्शन तो हमारे पास में इस लीग से बाहर हो गया। फिर हमारे पास में बचता है QPSR। चलो QP वाला देखते हैं। फिर कह रहा है इक्विटी थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द परसेप्शन पीपल हैव अबाउट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड कंपेयर्ड विद अदर्स। इक्विटी इन्वॉल्व्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस एंड इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव प्रोसेस। चलो ठीक है, वैसे तो इक्विटी थ्योरी की बात हो रही थी, फिर यहाँ पे इक्विटी के बारे में बात होने लग गई। अगर हम इट यूज करते तो ज्यादा प्रेफरेबल रहता, या फिर अगर हमें इक्विटी वर्ड ना यूज करना पड़ता तो ज्यादा प्रेफरेबल रहता। तो फिलहाल इसको भी हम हटाते हैं, हो सकता है कि हमें इस पे आना पड़े, तो लेट्स कीप इट इन अ डाउट। क्यू वाले को डाउट में रखते हैं। PQ पे आते हैं। PQ देखो PQ वाले 2 हैं, मतलब यहां पे सही होने की चांसेस थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट फिर भी PQ है, मतलब PQ का बढ़िया कुछ कनेक्शन बन रहा होगा। चलो देखते हैं बना के P के साथ में Q को। P कह रहा है टू बी डील्ड विद इक्विटेबली इज टू बी ट्रीटेड फेयरली इन कंपैरिजन विद अनदर ग्रुप ऑफ पीपल और रिलेवेंट अदर पर्संस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्विटी से स्टार्टिंग हो रहा था, यहाँ पे टू बी डील्ड विद, अब इसी चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, P के साथ में Q देखते हैं। इक्विटी इन्वॉल्व्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस, इट ऑलवेज अ कंपैरेटिव प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, कंपैरिजन करना होता है फेयरली किसी से भी। अगर आप किसी को इक्वेट करोगे तो मतलब फेयर कंपैरिजन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोल दी, किसी को हम उल्टा सीधा बोल दिए, तो कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। इसी चीज को P के साथ में Q क्या बोल रहा है बेटा, इक्विटी क्या इन्वॉल्व करता है, फीलिंग और परसेप्शन करता है, और यहाँ पे ये कंपैरेटिव प्रोसेस है, मतलब हमेशा इक्वल जब भी आप किसी को बताओगे तो अल्टीमेटली आप ना चाहते हुए भी उसको कंपेयर कर रहे हो, तो इसी चीज की बात यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, तो P के साथ में Q तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, एक है PQRS और फिर दूसरा है PQSR, लेकिन हमें किसके साथ जाना है चलो देखते हैं। PQRS कह रहा है इक्विटी थ्योरी स्टेट्स इन इफेक्ट दैट पीपल विल बी बेटर मोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्विटेबली एंड डिमोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्वेबली। It is not synonymous with equality, which means treating everyone the same, since this would be inequitable if they deserve to be treated differently. तो RS होना चाहिए या SR होना चाहिए, इसी 2 चीजों में हमारे पास में डाउट है ना। RS होना चाहिए कि SR होना चाहिए। चलो RS करके देखते हैं, फिर SR करके देखेंगे। देखो, इक्विटी इन्वॉल्व्स फीलिंग्स एंड perceptions and is always a comparative process. Equity theory states in effect that people will be better motivated if they are treated equitably and demotivated if they are treated inequitably. अब देखो यार, एक चीज तो यहां से भी हिंट दे रही है हमें कि इक्विटी बार बार एक साथ नहीं यूज होगा, तो RS को फिलहाल हम एक साथ यूज नहीं करते हैं। दूसरा हिंट यहां पे ये है, दिस एक्सप्लेन्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब ये जो दिस एक्सप्लेन्स लिखा हुआ है, ये किस रिस्पेक्ट में लिखा है या किस पॉइंट के साथ हम देख सकते हैं, इसको देखो जरा। ये कह रहा है कि आर की बात अगर हम करें, इक्विटी थ्योरी स्टेट्स इन इफेक्ट दैट पीपल विल बी बेटर मोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्विटेबली एंड डिमोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इनइक्विटेबली। ठीक है, this explains only one aspect of the process of motivation and job satisfaction, although it may be significant in terms of morale. कहां पे लिखा हुआ है, तो S जो है वो क्या बता रहा है, ये सिनोनिमस नहीं है फलान ढिमकाना। जो यहां पे ये एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, दिस एक्सप्लेन्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो एक्सप्लेन कर रहा है, ये कहां लिखा हुआ है, ये बेटा R में लिखा हुआ है, इसलिए R खत्म करेगा S6 के साथ में मिलके। सो R के बाद में S6 आएगा, ये कंफर्म हो गया, मतलब S पहले आएगा, R बाद में आएगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो P के साथ में Q लगाएंगे और फिर उसके बाद में लगा देंगे S और R, तो PQRS ना प्रेफर होके हम क्या लगाएंगे बेटा, PQ
SR के साथ हम जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पता नहीं कितने सारे बचे हैं अभी। राइट, 97 98 है आई गेस। उसके बाद में हमारे पास में एंटोनिम्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चंस और बस, उसके बाद में ये सारे खत्म। देखो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज इन हिस्ट्री बाय चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। हम कोई भी चीज समझ नहीं सकते पावर ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज की हिस्ट्री में जितने भी दिए गए हैं, वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट, इतना चेक करके हम ये चीज नहीं पता लगा सकते। द र्यूमर्स इन 1857 began to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s। ठीक है, rumors circulate only when they resonate with the deeper fears and suspicions of people। rumors तभी फैलते हैं जब उनको लगता है कि मतलब जब लोगों को ऐसा दिखता है, जो भी rumor फैला रहा होता है उसको दिखता है कि लोग डर रहे हैं, लोगों के अंदर भय आ रहा है, तभी rumors ज्यादा फैलते हैं। अगर कोई इस पे ध्यान ही ना दे तो rumors फैलना बंद हो जाएंगे। आर कह रहा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक the British adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions। ठीक है, we need to see what they reflect about the minds of people who believe them, their fears and apprehensions, their faiths and convictions। With the cooperation of sections of Indian society, they set up English medium schools, colleges and universities which taught Western sciences and liberal arts। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पे कौन सा वाला पॉइंट यहां पे हमें फिट कर सकता है। सेंटेंस नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, विद द कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब ये चीज बड़ा आसान है यार। देखो, सेंटेंस नंबर 6 में हमको मिल गया है कि ये जो दे है ये किन के लिए बात करा जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स आए थे इनके लिए दे यूज किया गया है, जहां पर उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल सेटअप किया था, ये सब फलाना ढिमकाना ये सारे काम किए थे। ठीक है, तो यानी कि इस वाला जो पॉइंट है, मतलब सेंटेंस नंबर 6 जो है, इसके पहले मुझे ब्रिटिशर्स की बात करनी पड़ी, क्योंकि यहां पे दे सेटअप सच एंड सच सो एंड सो ये सब लिखा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स का जिक्र जहां पे होगा उस वाले पॉइंट्स को ही हम इनके पास में रख पाएंगे। ठीक, देखो जरा, ये थोड़ा सा हमें यहां सेंटेंस नंबर 6 से हिंट मिल गया है। एक्सक्यूज मी, लेकिन कौन से वाले पॉइंट में है? देखो, ब्रिटिश परस्यूट फ्रॉम द लेट 1820s। अब इसमें भी थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा यार। देखो, यहां पे कह रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दिए, है ना, विद द कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विच टॉट वेस्टर्न साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। अब इसके पहले मुझे बात करना पड़ेगा जहां पे भी वेस्टर्न एजुकेशन को हमने इंट्रोड्यूस करने की बात करी है उस वाले का। तो यहां पे देखो, वी नीड टू सी व्हाट रिफ्लेक्ट अबाउट माइंड्स पीपल हु बिलीव देम, देयर फैक्ट्स एंड एप्रीहेंशंस, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शंस। इसका बात यहां पे नहीं करना है। अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड William Bentinck, the British adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions। ये कहाँ लिखा है बेटा? सेंटेंस नंबर 6 में। तो R के साथ आएगा सेंटेंस नंबर 6। ये तो फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया। अब R जहां पे खत्म कर रहा होगा उसको हम अपना सस्पेक्ट में लेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को उड़ा दो तुरंत। ये सारा हिंट हमें कहां से मिल गया है? सेंटेंस नंबर 6 से मिल गया है। अब देखो, R से खत्म करने वाले हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, पहला है A, दूसरा है B। C और D को यहां से बाहर कर देते हैं। तो एक शुरू हो रहा है S से और B शुरू हो रहा है Q से। कौन सा वाला शुरुआत करेगा, इसी के बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो S से शुरुआत करके देखते हैं और फिर Q से शुरुआत करके देखेंगे। जिसका आंसर सही, जिसका शुरुआत सही हो गया उसको हमने यहां पे फिट कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं S से शुरुआत करके, फिर देखते हैं Q से शुरुआत करके। चलो S से देखते हैं। We need to see what they reflect about the minds of people who believe them, their fears and apprehensions, their faiths and convictions। अब यहाँ पे देयर किसके लिए लिखा हुआ है बेटा? देयर लिखा हुआ है किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, जो अंग्रेज आए हुए थे। ठीक है, we can understand the power of rumors and prophecies in histories by checking whether they are factually correct or not। We need to see they reflect about the minds of people। अरे यहाँ पे देयर फियर्स जो लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है रूमर्स के लिए, ये सब लिखा है रूमर्स के लिए। और किसके लिए? अबाउट द, जो भी चीजें क्या करती हैं, हमारे माइंड पे कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारे माइंड पे कैसे रिएक्ट करती हैं। तो ये क्या चीज रिएक्ट कर सकती है बेटा? रूमर्स और प्रोफेसीज जो भी हैं वही रिएक्ट कर सकती हैं। तो S1 के साथ में अगर हम लगाएंगे सेंटेंस नंबर S, तो ये बढ़िया दे रहा है। अब चलो, लेकिन S के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है। कौन सा वाला था? Q वाला था। चलो Q वाले को देखते हैं। देखो Q को देखो, रूमर सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रिजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशंस ऑफ पीपल्स। बहुत बढ़िया, ये भी एकदम सही आ रहा है यार। R बढ़िया आ रहा है। तो चलो देखते हैं R वाला पॉइंट, उसके बाद में अगर नहीं आएगा तो फिर S वाले पे आएंगे।
सॉरी हमें स्टार्टिंग करना था क्यू से, हाँ क्यू वाला बढ़िया दे रहा है यार, क्यू के साथ में एस लगाते हैं। ह्यूमर सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रिजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशन ऑफ पीपल, ठीक है। वी नीड टू सी व्हाट दे रिफ्लेक्ट, क्यू के साथ में एस है, वी नीड टू सी व्हाट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल हु बिलीव देम, देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशंस, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शंस, ठीक है। क्यू के साथ में एस बहुत बढ़िया है। फिर आएगा पी, फिर पी क्या कह रहा है, द रूमर्स इन 1857 began to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s, ठीक है। with the cooperation, फिर पी के बाद में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर कह रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर लॉर्ड बेंटिक द ब्रिटिश adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing western education, western ideas and western institutions, ठीक है। QSPR तो बढ़िया चीज बना रहा है। अब हम SQPR को एक बार देख लेते हैं। S कह रहा है we need to see what they reflect about the minds, ठीक है। S के साथ में हमारे पास में है Q, S के साथ में है Q, ह्यूमर सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रिजोनेट विद द डीपर फियर्स एंड सस्पिशन ऑफ पीपल। ध्यान से समझो इस चीज को। अब यहां पे बात कर रहा है र्यूमर्स की, जो र्यूमर्स हैं और जो प्रोफेसीज हैं उनमें कितनी पावर होती है। यहां पे बोला र्यूमर सर्कुलेट कब होते हैं, जब क्या आगे की बात कर रहा है, र्यूमर सर्कुलेट कब होते हैं। अब यहां पे अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल व्हाट दे रिफ्लेक्ट, यहां पे जो दे की बात हो रही है, रिफ्लेक्ट इन द माइंड ऑफ पीपल हु बिलीव देम, देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशंस, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शंस। अब अगर आप बात करो तो र्यूमर्स जो है वो सर्कुलेट होते हैं व्हेन दे रेजोनेट विद द डीपर फियर्स ऑफ सस्पिशन ऑफ पीपल, और ये बता रहा है इंपैक्ट क्या आता था। तो इंपैक्ट किस चीज का हम कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वो ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में उसी हिसाब से एक्ट करते रहते हैं। तो हमें क्यों जो र्यूमर्स पे स्पेसिफिकली है इसकी बात शुरुआत ना करके हमको एस से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एस पहले S1 से फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में फिर हमको बात करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो हमने अगर फिक्स किया एस को, हमने पहले फिक्स किया S1 से, तो हमारे पास में आता है एस के बाद में आता है क्यू, एस के बाद में फिर हम क्यू पे आएंगे, क्योंकि र्यूमर जो है सर्कुलेट होते हैं जब उनको रेजोनेट किया था डीपर फियर्स और सस्पिशंस ऑफ पीपल से, ठीक है। अब हमने जो ये प्रोफेसीज है इनकी बात हमने खत्म कर दी है, ठीक। हमको ये कह रहा है, देखो ये सीधा सीधा बात कर रहा है कि प्रोफेसीज और र्यूमर्स के बारे में हम जो भी चीज समझते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में एस वाला बात कर रहा है कि वो क्या बताते हैं माइंड्स ऑफ पीपल के लिए, जिनको जो इनको बिलीव किया करते थे, उनके फियर्स के बारे में, एप्रीहेंशंस और द फेथ और कन्विक्शंस थे। किस चीज के बारे में बेटा, जो र्यूमर्स और जो प्रोफेसीज थी, ठीक है। तो ये जो बात जब यहां पे स्टार्ट करी है इसने कि हम नहीं समझ सकते हैं पावर ऑफ र्यूमर्स और प्रोफेसीज इन हिस्ट्री कि वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, इतना जान के हम सिर्फ नहीं समझ सकते कि कितना इंपॉर्टेंस है। हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वी नीड टू सी व्हाट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल हु बिलीव देम। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उन लोगों का दिमाग कैसे चलता था जो उनको बिलीव किया करते थे। सो सेंटेंस नंबर 1 फिक्स हो जाएगा, सेंटेंस नंबर 6 सॉरी S1 के साथ में सेंटेंस नंबर S फिक्स हो जाएगा। सो उसके बाद में Q लेंगे और बाकी सारा उसके बाद का मैटर है। सो अल्टीमेटली थोड़ा घुमाने फिराने वाला था ये, बट वील गेट टू ऑप्शन नंबर ए, SQPR के साथ जाएंगे। SQPR, QSPR गड़बड़ है क्योंकि S ने इसको रीजन दिया है। चलो लास्ट की बात करते हैं, उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट के बाद में आ जाएगा फिर एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। 98 नंबर वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया thus emerged through a process of intense debate and discussion. This was an unprecedented act of faith, for in other democracies the vote had been granted slowly and in stages. यहां पे for का मतलब बेटा because है, कई बार for का मतलब because होता है। जब भी आपको कभी for का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो सेंटेंस में, तो एक बार because रख के देखना, अगर फिट हो रहा है मतलब for का मतलब वहां पे because है, ठीक है। However, on one central feature of the constitution there was substantial agreement. Many of the provisions were arrived at through a process of give and take by forging a middle ground between two opposed positions. This was on the granting of the vote to every adult Indian. In countries such as the United States and the United Kingdom, only men with education were allowed into the charmed circle. बहुत ठीक है। ऑप्शन शुरू हो रहे हैं P, Q, R और S, सभी ऑप्शन यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन से वाले से शुरुआत नहीं हो सकती है और कौन सा वाला शुरुआत हमारे लिए कर सकता है। ठीक है, चलो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया thus emerged through a process of intense debate and discussion. अब यहां पे कह रहा है दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ, फॉर इन अदर डेमोक्रेसीज द वोट हैड बीन ग्रांटेड स्लोली एंड इन स्टेजेस. इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन, दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ. अब यार however on one central feature of
द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सब्सटैंशियल एग्रीमेंट। ओके, तो मतलब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन, हाउएवर ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सब्सटैंशियल एग्रीमेंट। Many of the provisions were arrived at through the process of give and take by forging a middle ground between two opposed positions. This was on the granting of the vote to every adult Indian. अब यहाँ पे ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, ठीक है लेकिन अगर हम बात करें इसके शुरुआत की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बन रहा है दस एमर्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन हुआ जिसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अगर इसके आगे कंटिन्यू करना है तो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पॉइंट के कंटिन्यूएशन पे आए जो इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हो। दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ इन अदर डेमोक्रेसीज, द वोट हैड बीन ग्रांटेड स्लोली एंड इन स्टेजेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि और अगर और जगह पे क्या हुआ था, वोट्स जो थी वो धीरे धीरे लोगों को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस डेमोक्रेसी में एकदम से दे दिया गया था। तो पी शुरुआत नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वोट दिया गया था कि नहीं, या ऐसी वोटिंग वाले कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है। क्यों? हाउएवर ऑन द वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ सब्सटैंशियल एग्रीमेंट। अब यहाँ पे भी तो अग्रीमेंट है ही है ना यार, तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है। देखो, एक सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि सब्सटैंशियल अग्रीमेंट हो गया था यहाँ पे, मतलब सब्सटैंशियल एग्रीमेंट था, लोग मान गए थे उस चीज के लिए। तो यहाँ पे तो सीधा बोल रहा है कि मस्ट प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। तो पी और क्यू तो यहाँ से बाहर है। आर देखो, मेनी ऑफ द प्रोविजंस वर अराइव्ड एट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बाय फोर्जिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज्ड पोजीशंस। ठीक, एमर्ज हुआ था थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। बहुत सारा डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। अब अगर आप आर को पढ़ो तो ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे प्रोविजंस पे हम आए थे, बहुत सारे प्रोविजंस के सॉल्यूशन पे आए थे हम गिव और टेक की वजह से, बाय फोर्जिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज पोजीशंस। बहुत सारे वाद विवाद हुए, उसके बाद हम इस चीज पे पहुंच पाए हैं। तो S1 के साथ में आर रखना पड़ेगा जो इसी वाले पॉइंट को इलेबोरेट कर रहा है। S1 आर से इलेबोरेट हो रहा है, ठीक है। अब आर वाला पॉइंट हम देखते हैं पहले सबसे, उसके बाद में बात करेंगे बाकी किसी की, क्योंकि एक चीज तो हमको थोड़ा सा कनेक्शन मिल पाया है। आर वाला पॉइंट कह रहा है बेटा, अच्छा आर क्यू एस पी है हमारे पास में, तो आर वाला पॉइंट के बाद में क्यू चाहिए। हाउएवर ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ सब्सटैंशियल एग्रीमेंट। ठीक, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि मिडिल बाय फोर्जिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज पोजीशंस हो रहा था, दो अपोज पोजीशन के बीच में वाद विवाद जो भी चल रहा था। लेकिन हाउएवर एक ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सब्सटैंशियल एग्रीमेंट। एक जो फीचर था उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे सबका एग्रीमेंट था। बहुत सारे पे क्या था, वाद विवाद हो रहे थे, लेकिन एक पे क्या था, चल रही थी चीजें। तो आर के साथ में क्यू एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। आर क्यू के बाद में क्या देखेंगे बेटा, आर क्यू के बाद में है एस और फिर पी। चलो देखो, आर के साथ में एस, सॉरी क्यू के बाद में एस देखो। दिस वाज ऑन द ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। किस चीज के बारे में सब कुछ एकदम अग्री कर गए थे, सारे लोग एकदम प्रॉपर्ली अग्री कर गए थे। सब्सटैंशियल एग्रीमेंट किस चीज के बारे में था, दिस वाज ऑन द ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। वो कौन सी बात थी कि हर एडल्ट इंडियन को एक वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो एस यहां पे बढ़िया मिल गया है, क्योंकि क्यू में बोल रहा था कि एक चीज पर सब अग्री कर रहे थे। कौन सी चीज थी वो, कि हर एडल्ट इंडियन को एक वोट मिलना चाहिए। एस के बाद में फिर हम पी पे आएंगे। दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ For in other democracies, the vote had been granted slowly and in stages। क्योंकि ये क्या हुआ था, बाकी डेमोक्रेसीज में धीरे धीरे वोट्स देने का राइट मिला था, लेकिन यहां पे एक ही बार में सबको वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो देखो, इसी चीज को अप्रूव कौन कर रहा है, पॉइंट नंबर पी। सो इसका जो परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, दैट शुड बी आर, फिर क्यू, फिर उसके बाद में एस एंड देन पी। आर क्यू एस पी इसका परफेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। चलो साथ साथ में अगर करते चले होगे तो आई होप ये जो 11 क्वेश्चंस थे ये आपको सारे समझ आए होंगे। सो इसमें आर क्यू एस पी यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो अब आता है नेक्स्ट डायरेक्शंस क्वेश्चन का, एंटोनिम्स की बात करनी है। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग बताना है। जैसे मैं बोलूं गुड का ऑपोजिट बैड हो गया, ठीक है, ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट है, ऐसे आपको ऑपोजिट बताने हैं। इतने आसान वर्ड्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आसान होते हैं। चलो एंटोनिम्स का डायरेक्शंस पढ़ के इसको शुरू करते हैं। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word or words followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word or words and mark a response on the answer sheets accordingly. सिंपल सा सस्ता सा काम करना है। क्या करना है, देखो ढेर सारे क्वेश्चंस जैसे आपको एक साथ स्क्रीन पे दिख जाए। चलो कम से कम 4 तो दिख ही जाए यार, ठीक है। कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है। जैसे यहाँ पे हिज आइडियाज आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जो चीज थोड़ी सी धुंधली दिख रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि इसका मुझे ऑपोजिट बताना है या एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला इसका एंटोनिम है, ठीक है। अब यहाँ पे है न्यू, बाहर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सही है। इनफेमस की बात नहीं होगी, ऑब्सीन की बात भी नहीं होगी।
ऑब्स्टिनिटी का मतलब होता है भद्दापन, है ना, किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दो या कुछ ऐसा नजर आपको आ जाए जो भद्दा सा हो, तो ऐसी चीज ऑब्स्सीन होती है। इनफेमस आपको मालूम होगा, नोटोरियसली जब हम किसी को बदनाम करते हैं उसको इनफेमस कहा जाता है, और न्यू तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। सो ऑब्सक्योर का मतलब होता है क्या चीज बेटा? धुंधला सा, धुंधला बोलते हैं इसको, धुंधला होता है ऑपोजिट, धुंधला होता है ऑब्सक्योर का मतलब, इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटा क्लियर। क्लियर देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं नंबर 100 पे। 100 इसके बगल में, रवि इज जोवियल एंड ही मेक्स द एनवायरनमेंट सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। देखो जब बहुत कोई खुश होगा, जो जोवियल का मतलब होता है बहुत खुश होने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जोवियल याद कर लो। जोवियल का मतलब होता है हमेशा खुश रहने वाला, हंसमुख टाइप का, ठीक है। अब जब कोई हंसमुख होगा तो एनवायरनमेंट कैसा होगा बेटा? ऑप्टिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी होगा कि यार चलो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अब आशावादी का ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली निराशावादी। तो यहां पे है पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए बाहर हो जाएगा। ह्यूमरस मतलब हंसने वाला, रिबेलियस मतलब बहुत ज्यादा उपद्रवी हो जाना, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेसिमिस्टिक। मतलब क्या होता है? निराशावादी। क्या हो जाएगा? निराशावादी, ठीक है, निराशावादी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। 101 कह रहा है देयर प्रिवेल्ड अ वर्ब-गॉन फीलिंग इन द रूम। अब कौन सा फीलिंग होता है वर्ब-गॉन? देखो वर्ब-गॉन का मतलब होता है ऐसा बहुत ज्यादा उदास हो जाना, या फिर ऐसी फीलिंग कि जिसमें गुस्सा आने लग जाए, बिल्कुल सैड ग्लूमी को वर्ब-गॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे वर्ब-गॉन है सैड या ग्लूमी, इसका मतलब होता है सैड या ग्लूमी, सैड या ग्लूमी मतलब उदास, ठीक है। अब देयर प्रिवेल्ड अ वर्ब-गॉन फीलिंग इन द रूम। अब यहाँ पे सैड, चेयरफुल, स्लीपी, थॉटफुल है। देखो थॉटफुल का मतलब हो गया, अगर थॉटलेस होता तो थॉटफुल होता, इसलिए थॉटफुल बाहर है। स्लीपी मतलब हो गया सोया हुआ सा। सैड भी बाहर है क्योंकि इसका सिनोनिम हो जाएगा। चेयरफुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो 102 पे आते हैं, सॉरी 101 के बाद में 102, अच्छा इसके नीचे ही होगा, ठीक है। 102 पे आते हैं। 102 कह रहा है इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। अब देखो आपने म्यूटिनी सुना है ना, म्यूटिनी का मतलब होता है उपद्रवी, तो म्यूटिनस का मतलब होता है उपद्रवी, म्यूटिनी का मतलब होता है उपद्रव करना या बहुत ज्यादा केओटिक सा मचा देना, बहुत ज्यादा राड़ झगड़ा ये सब कर देना, इसको म्यूटिनस बोलते हैं। सो इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। अब यहाँ पे ऑप्शंस है एरोगेंट, लकी, ओबीडियंट या सिंसियर। कौन से वाले के साथ में जा सकते हैं? देखो म्यूटिनस का मतलब होता है उपद्रवी, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाना, ठीक है। सिंसियर का मतलब हो जाएगा ऐसा कोई आदमी जो बिल्कुल सिंसियर नहीं है, इनसिंसियर का ऑपोजिट सिंसियर होता है, तो सिंसियर यहां से बाहर हो जाएगा। एरोगेंट में घमंडी का कोई सेंस नहीं यहां पे, लकी का भी कोई जरूरत नहीं है, इट शुड बी ओबीडियंट, मतलब जो बात को माने वो हो गए ओबीडियंट, और अगर जो नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल एकदम कंट्रोल से बाहर हैं, उनको हम म्यूटिनस बोलते हैं, और कंट्रोल से बाहर होना इज म्यूटिनी, ठीक है। चलो जैसे सिपॉय म्यूनिटी हुआ था, आपने पढ़ा म्यूटिनी हुआ था, तो वही वाली चीज। 103 बोल रहा है दे कंसिडर देमसेल्व्स एज फोर्स फ्रॉम बर्थ। अब फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स और फोर्स दो चीजें होती हैं, ठीक है। यहां पे प्रोटैगनिस्ट है, ओपोनेंट्स है, फ्रेंड्स है और सोलमेट्स है। अब यार देखो फोर्स यहां पे क्या मीनिंग दे रहा है और इसका हमें सिनोनिम बताना है, सॉरी एंटोनिम बताना है। फोर्स का मतलब होता है दुश्मन, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज फोर्स, तो फोर्स का मतलब है दुश्मन या एनिमी, सीधा सा, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट कैसे बताएंगे? देखो प्रोटैगनिस्ट, ओपोनेंट, सोलमेट्स। यार देखो ये तो दोनों बाहर हो गए, ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स तो हमें नहीं लेना है इसका। सोलमेट का मतलब होता है यार थोड़ा सा रिलेशनशिप वाले कॉन्टेक्स्ट में जो आ जाते हैं ना, तो ये बाहर है, फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें फोर्स की तो ये एनिमीज होते हैं, फ्रेंड्स उसके ऑपोजिट हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, देखिए ध्यान से। This painting has a distinctive element which can be noticed well। अब इसमें ऐसा कुछ लगा हुआ है जो बहुत यूनिक है। डिस्टिंक्टिव मतलब जो किसी चीज को नॉर्मल से अलग बनाती है उसको डिस्टिंक्टिव बोलते हैं। सो वी हैव सेलिएंट, कॉमन, ग्रेट या यूनिक। कौन सा वाला हो सकता है? देखो बहुत कॉमन सा है ये, मीनिंग यहीं से आ गया। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत अलग सा। अब सेलिएंट का मतलब होता है जो एकदम प्रोमिनेंट हो, जो बिल्कुल अलग सा दिख रहा हो, है ना। ग्रेट भी नहीं होगा और यूनिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? इसको नॉर्मल से अलग बना रहे हैं। कौन सा नॉर्मल रख रहा है? कॉमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉमन, ठीक है। चलो आगे 105 पे आते हैं। 105 देखिए, The entry was carried out inadvertently। Inadvertently का मतलब क्या होता है? बिना इंटेंशन का कोई चीज हो जाए तो उसको inadvertently बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पसली, पर
परपोजिवली, एक्सीडेंटली या नॉट नोटिसिंग। देखो यार दो चीज तो बाहर हो गई यहाँ पे, एक्सीडेंटली और नॉट नोटिसिंग बाहर हो गया। अब यहाँ पे पर्पोजिवली और पर्पसली, सही वर्ड ये नहीं होता है, ये होता है, सो इट वुड बी पर्पसली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जो गलती से, मिस्टेक हो जाए जब कभी भी, है ना, एक्सीडेंटली हो जाए कोई चीज तो उसको इनएडवर्टेंटली बोलते हैं। इसका ऑपोजिट लेना होगा तो इट वुड बी पर्पसली, कोई चीज को जानबूझ के करना। चलो 106 पे आते हैं, 106 देखिए। The whole audience showed a disdainful attitude during the match. Disdainful का मतलब क्या हो गया? देखो डिस यूज जनरली जब होता है तो डिस का मतलब होता है कोई चीज को नेगेटिव सा दिखा देना। सो अगर ऑडियंस क्या करी, डिसडेनफुल एटीट्यूड दिखा रही है मैच के दौरान, मतलब क्या दिखाएगी, अरे यार कितना खराब खेल रहे हो, कितना बुरा खेल रहे हो, तो ये डिसडेनफुल हो गया। अब यहाँ पे स्नेयरिंग है, रिस्पेक्टफुल है, मॉकिंग है, चीयरफुल है, कौन सा दिखाना है बेटा हमको, यहाँ पे डिसडेनफुल है, तो दो ही ऑप्शंस पॉजिटिव हो रहे हैं, स्नेयरिंग हट गया, मॉकिंग हट गया, कौन सा बचा, रिस्पेक्टफुल और चीयरफुल। अब हम कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? देखो डिसडेनफुल का मतलब होता है जो इज्जत को कम करे, जो इज्जत कम करे उसको डिसडेनफुल बोलते हैं। तो चीयरफुल की बात नहीं होगी यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। ठीक है, डिसडेनफुल का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा रिस्पेक्टफुल बेटा। ठीक, चलो 107 पे आते हैं। एफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स एन एग्जामिनेशन। एफिकेसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एकदम सही हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एफिकेसी। इसका ऑपोजिट क्या चाहिए? एफिकेसी का ऑपोजिट हो जाएगा देखो एफिशिएंसी तो उसी का भाई हो गया, उसी का सिमिलर हो गया, एफिशिएंसी बाहर है, वैल्यू का जरूरत ही नहीं है, इफेक्टिवनेस भी सेम भाई हो गया, तो क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी। इकलौता वर्ड जो नेगेटिव है यहाँ पे वही आंसर होगा, सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। चलो 108 देखा जाए। 108 कह रहा है हर रिबटल that she was not involved in the case was considered by the court। उसका रिबटल, देखो री का मतलब क्या होता है? वापस। कोई भी चीज जो रिटर्न होती है या जो वापस होती है उसको हम री यूज करके यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिबटल का मतलब क्या हो गया? उसका जो वापस जो टेक है या फिर आप कह लो कि जो अपोज करना है उसको री से यूज करते हैं। तो ये चीज तो याद रख लीजिए, कोई भी वर्ड जिसमें आर ई आ रहा होगा उसका मतलब हो जाएगा रिटर्न या रिफंड या वापस। तो आर ई वाला तो हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, फिर डिनायल भी वैसा ही है, रिबटल का जैसा ही है, वापस भेज देना। फिर यहाँ पे काइंडनेस है जिसका सेंस नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाएगा। सो यहाँ पे रिबटल दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, मान लिया उसने कि मैं नहीं इन्वॉल्व थी। चलो 109 पे आते हैं। द बेबी कुड नॉट मूव एज द प्लेस वॉज सॉगी। अब यहाँ पे सॉगी का मतलब क्या होता है? सॉगी का मतलब होता है भीगा हुआ या गीला जिसको बोलते हैं, है ना, छोटे बेबी कर ही देते हैं सुसु। तो यहाँ पे सॉगी का मतलब क्या है? भीगा हुआ। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? हॉट। वेट तो बाहर आ गया, सॉडन बाहर हो गया, हॉट की बात और ड्राई की बात है यहाँ पे, तो हॉट को हटाते हैं, ड्राई को ले लेते हैं। हॉट थोड़ी होता है सॉगी का, भीगे का उल्टा हॉट थोड़ी होता है, इट शुड बी ड्राई या सूखा। चलो इसको डिलीट करते हैं, 110 पे आते हैं। देखो 110 क्वेश्चन किधर गया यार? 110 नहीं है, अच्छा 110 इसमें ही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है हमें। रिपोर्टेड स्पीच देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ढेर सारे रूल सीखे थे, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हमने क्वेश्चंस करना सीखा था। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस करके। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय इट्स रिपोर्टेड फॉर्म। ठीक है, एक रिपोर्टेड फॉर्म आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड मार्क इट इन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच देखना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन है। ठीक है, आसान सी चीज है। चलो देखते हैं इसको। हमने सीखा था कैसे डायरेक्ट को देखते ही हम इसका इनडायरेक्ट बता देंगे। चलो ठीक है। द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स। अब देखो यहाँ पे जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये है कैप्टन साहब और ये सोल्जर्स। ठीक है, अब ये कैप्टन सोल्जर से कह रहे हैं, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में लिखना है, तो कैप्टन क्या करेगा? ऑर्डर देगा, सीधी सी बात है यार। तो यहाँ पे क्या है? द कैप्टन ऑर्डर्ड, द कैप्टन इन्फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा हम इनको लात मार के बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तुरंत। ए बोल रहा है ऑर्डर्ड, बच जाएगा। बी बोल रहा है इन्फॉर्म, तुरंत बाहर हो जाएगा। सी बोल रहा है आस्क्ड, बाहर हो जाएगा। डी बोल रहा है टोल्ड, बाहर हो जाएगा। बच कौन सा रहा है बेटा हमारे पास में? बच रहा है एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ आएंगे और इसका आंसर फटाक से हमारे हाथ में आ गया। सो द कैप्टन, अरे यार, so it should be the captain ordered his soldier to move forward and face the target। बहुत सिंपल था। चलो सेकंड 111 पे आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन फटाफट। विवेक said to his friend, could you please turn off the switch। ठीक है,
विवेक ने अपने दोस्त से कहा भैया जरा सा स्विच बंद कर दोगे क्या। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसका आंसर पे फटाक से हम पहुंच जाएंगे। ठीक, एक्सक्यूज मी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कुड, इसका मतलब है हम चाहते हैं कि कोई हमारा काम कर दे। जब भी ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, किसी से हम पोलाइटली कोई काम कराएंगे, यानी हम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विवेक टोल्ड हिज फ्रेंड, अबे बोलेगा थोड़ी वो स्टे, ये तो गलत हो गया। विवेक आस्क्ड हिज फ्रेंड टू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच, विवेक रिक्वेस्टेड पॉसिबल है, और यहां पे आस्क्ड नहीं, कहना नहीं है, टोल्ड नहीं है, बच क्या रहा है, रिक्वेस्टेड। हो गया, खत्म बात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सीखा था ना ये चीज कि कैसे हम उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या कर देते हैं बेटा, वर्ड को चेंज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी बच रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर चॉइस, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलो 112 देखते हैं। द मैनेजर सेड टू हिज कलीग्स, और स्क्रोल क्यों नहीं हो रहा है, The manager said to his colleagues, "We have received a serious threat to our business now, and we need to act to face it." ठीक है, अब हमें एक थ्रेट मिला है और हमें क्या करना है, हमें उसको फेस करना है। ठीक है, and we need to act to face it। ठीक है, अब इसका मेरे को ढूंढना है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट में लिखा है द मैनेजर सेड टू हिज कलीग्स। अब मैनेजर कलीग से कुछ कह रहा है। ठीक है, द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स। ठीक है, देखते हैं सारे BCD पूरे पढ़ के। बी कह रहा है द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग दैट दे रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट। ठीक है, द मैनेजर सेड टू हिज कलीग, द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू देयर बिजनेस एट देयर टाइम एंड दे नीड टू एक्ट टू फेस इट। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, हमने क्या सीखा था, जैसे लिखा है वी हैव रिसीव्ड, अब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड रिसीव्ड हो जाएगा सीधा। ये हैव रिसीव्ड क्या है, प्रेजेंट में, इसको पास में करेंगे तो हैड रिसीव्ड हो जाएगा। तो जिसमें भी हैड रिसीव्ड नहीं है उसको पहले हम हटाते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से देखो, ए वाला बच जाएगा। ठीक है, तो द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस। ठीक है, अभी दे हैड वाला पहले हटाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। दे रिसीव्ड यहां से बाहर हो जाएगा, दे रिसीव्ड बाहर हो जाएगा, बी बाहर हो गया, सी बच रहा है द मैनेजर दे हैड रिसीव्ड। ठीक है, दे हैड रिसीव्ड। ठीक है, अब यहां पे किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखो 3 हमारे पास बच गए, जो हैड वाले थे वो 3 बच गए। अब यहां पे बोल रहा है वी हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस। अब आवर बिजनेस को किस में चेंज करेंगे, देयर बिजनेस में चेंज करना पड़ेगा। यहां पे आवर बिजनेस है, बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है टू देयर बिजनेस। ठीक है, दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस, सी भी बाहर हो जाएगा। बी पहले ही बाहर हो गया था क्योंकि यहां पे V2 की गलती हो गई है, तो यहां पे क्या बाहर हो रहा है बेटा, they had received a serious threat to our business। ये वाला गलत है, पहला वाला भी गलत था, डी वाला बच रहा है, they had received a serious threat to their business। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 112 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। देखिए ध्यान से, रोमिला said to रहीम, where were your ideas when we faced the troubles last week। रोमिला ने पूछा कि रहीम से, भैया कि तुम्हारे आइडियाज कहाँ थे जब लास्ट टाइम हमें प्रॉब्लम आई थी, लास्ट वीक जब प्रॉब्लम्स आ रही थी तो तुम्हारे आइडियाज वाले कहाँ थे। रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेयर वर योर आइडियाज, वर क्या है, V2 है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम पास में शिफ्ट करेंगे। बी के रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन, वेयर हिज आइडियाज हैड बीन, ये तो सेम है। आज रहीम वेयर आइडियाज दे हैड फेस्ड व्हेन दे फेस्ड द ट्रबल्स लास्ट वीक। अब यहां पे कह रहा है व्हेन वी फेस द ट्रबल्स लास्ट वीक, ये कह रहा है व्हेन दे फेस द ट्रबल लास्ट वीक। ठीक है, वेयर वर योर आइडियाज व्हेन वी फेस द ट्रबल्स लास्ट वीक, वेयर हैड बीन योर आइडियाज व्हेन दे फेस द ट्रबल लास्ट वीक। ठीक है, रोमिला रिक्वेस्टेड रहीम, ये तो सी तो बाहर हो गया, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है। डी के रोमिला टोल्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज वर व्हेन दे फेस द ट्रबल लास्ट वीक, डी भी यहां से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनमें से दोनों में से कौन सा वाला देख सकते हैं, देखो जरा इसमें क्या डिफरेंस है। रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे हैड फेस्ड द ट्रबल लास्ट वीक, ये कह रहा है रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे फेस्ड द ट्रबल लास्ट वीक। समझो ध्यान से, यहां पे कह रहा है वेयर वर योर आइडियाज, ये क्या है, V2 है। फिर यहां पे कह रहा है व्हेन वी फेस्ड, ये क्या है बेटा, V2 है। अब ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे तो चेंज है, देखो हैड बीन कर दिया है, ठीक है। फिर यहां पे दे फेस्ड, इसको V2 ही रखा है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है हैड फेस्ड यहां भी है, हैड बीन यहां पे भी है, तो यहां पे भी हैड प्लस V3 कर दिया, यहां पे भी हैड प्लस V3 कर दिया, मतलब ए वाला सही है, बी वाला बाहर है। आसानी से रूल अगर आपको याद है तो ये सब कुछ करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 114th नंबर कह रहा है द एक्टर सेड टू हिज को स्टार सरिता
सॉरी सरिता, विल यू गो विद मी फॉर अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग टुडे। अब यहाँ पे देखो यार, पूछ रहा है किसी से, है ना, सरिता या को स्टार जो भी है उससे पूछ रहा है। सो द एक्टर सेड टू हिज को स्टार, द एक्टर टोल्ड हिज को स्टार, द एक्टर रिक्वेस्टेड या आस्क्ड। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, सो यहाँ पे सेड तो नहीं लेंगे, ठीक है, टोल्ड भी नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आस्क्ड। यार देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब आप मेरे साथ चलोगे एक कप कॉफी पीने या चाय पीने, तो यहाँ पे आस्क्ड की बात करेंगे। तो 3 तो यहीं से बाहर हो गए, डी होता है हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। देखो बड़ा आसान होता है यार, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने बेसिक मुद्दा समझ लिया है तो ये सारे क्वेश्चंस करना एकदम बाएं हाथ का खेल है। चलो 115, द प्रीचर सेड टू द क्राउड, द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। ठीक, अब यहां पे प्रीचर ने अपनी बात कह दी है, अब लोग क्या कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो द प्रीचर टोल्ड द क्राउड, द प्रीचर टोल्ड द क्राउड, टोल्ड सब में टोल्ड है, मतलब टोल्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड दैट द सन रोज एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम, द सन राइजेस एवरी डे, द सन हैज राइजन या द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। देखो ये है एक ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सन राइजेस को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो राइजेस का फॉर्म जहां भी चेंज हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे रोज है, गलत हो गया ये, है ना बेटा, ये फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। द सन राइजेस एवरी डे, ठीक है, द सन हैज राइजन, सी वाला भी बाहर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर ऑल ऑफ अस को किस में चेंज करते हैं बेटा, देम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बच रहा है, फॉर ऑल ऑफ अस यहाँ पे हो रहा है, तो अस भी गड़बड़ है, बी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखो द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ देम हो जाएगा, सो डी वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। आसान सी चीज है, सिर्फ माइनर चीजें चेक करनी है, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखो आगे, नेक्स्ट है 116, 116th, देखो क्या कह रहा है। अब यहां पे आ चुका है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट होता है ये सेक्शन। चलो एक्टिव पैसिव में हम सीधा वर्ब देखते हैं और बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। यही काम यहां पे भी अप्लाई करके देखते हैं और फटाफट इसके आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। 116 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर आइदर बाय कॉन्सेंसस और बाय वोटिंग। देखो और बाय वॉइस वोट, ठीक है। इलेक्ट क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, आपको करना क्या है जरा देखो यहाँ पे, आपको सेलेक्ट द करेक्ट वन एंड मार्क इट इन द आंसर। आपको पैसिव वॉइस बनाना है, सबका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ये सेंटेंस एक्टिव में है, आपको इसका पैसिव में बनाना है। चलिए देखिए, अब यहां पे V1 यूज हुआ है। इलेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम पैसिव में कैसे बनाते हैं, इज MR प्लस V3 लगा के। तो देखते हैं यहां पे कहां लगा है, द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड, ठीक है। द ग्रुप लीडर वॉज इलेक्टेड बाहर हो गया क्योंकि वॉज नहीं लगा सकते। द ग्रुप लीडर हैज बीन इलेक्टेड बाहर हो गया, हैज बीन नहीं लग सकता। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड हो जाएगा, चलो ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड। अब इसने तो बात को ही उल्टा कर दिया, है ना। चलो बात नहीं उल्टी करते हैं हम, उसको सिर्फ कहने का तरीका उल्टा करते हैं। जैसे राहुल राइट्स अ लेटर, तो यहां पे हम ऐसा नहीं लिख सकते अ लेटर राइट्स राहुल, बात को उल्टा नहीं कर सकते, सिर्फ कहने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो BCD तो बाहर हो गए, ए बचता है हमारे पास में। द ग्रुप लीडर इज क्या है, इज MR में से एक है। इलेक्टेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया बिल्कुल सही फॉर्मेट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस, ठीक है। आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 117 देखते हैं। 117 यहां लिखा है, ऑल द एग्जामिनीज हैव आंसर्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द लॉन्ग आंसर सेक्शन। देखो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, हैव प्लस V3 आ रहा है, हैव प्लस V3 आ रहा है। इसको चेंज कैसे करते हैं, हैव बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं, सीधी सी बात है। हैव प्लस V3 लिखा है, इसको चेंज कैसे करेंगे, हैव बीन प्लस V3, या हो सकता है हैज बीन प्लस V3 में चेंज करना पड़े, तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हैड नहीं आ सकता। वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आंसर्ड, यहां पे ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इज आंसर्ड तो नहीं हो सकता। वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आंसर्ड, अब यार ये भी गड़बड़ कर रहा है, वाज आंसर्ड कैसे हो जाएगा। सी कह रहा है ऑल द एग्जामिनीज आंसर्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर्ड भी नहीं चाहिए। वन पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, अब ये डी वाले के साथ जाएंगे। देखो हैव वाला जो होता है, इसको या तो हैव बीन प्लस V3 में करते हैं या फिर हैज बीन प्लस V3 में भी कर सकते हैं। अगर एक चीज को हमने रिवर्ट कर दिया तब तो हैज की बात करनी पड़ेगी ना। चलो यहां पे ऑल द एग्जामिनीज था और यहां पे था एक क्वेश्चन, तो जब इसको रिवर्ट करेंगे तो यहां पे एक क्वेश्चन पहले आ जाएगा, इसीलिए हैज को यूज करना पड़ेगा, तभी यहां पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद इस पेपर का भी खात्मा।
118 की बात करिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, इसमें दिख नहीं रहा है। चलो, द वेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथर्ड अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस। बहुत सिंपल सा है, कौन सा वाला बेटा हो जाएगा? हैज ऑथर्ड। हैज प्लस V3 है, क्या कर सकते हैं? हैज बीन प्लस V3 या फिर हैव बीन प्लस V3 में कर सकते हैं। चलो इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन से हमारे पास में। पहला ऑप्शन है अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन हैव बीन ऑथर्ड। हैव बीन प्लस V3 लगा है, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन हैज बीन ऑथर्ड बाय द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली, हो सकता है। अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन वर ऑथर्ड, गलत हो गया। डी देखो, अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन हैड बीन ऑथर्ड। हैड नहीं लगा सकते, हैज और हैव में से ही लगाना पड़ेगा। अब ए और बी में से कौन सा करें, जरा ध्यान से देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस, ठीक है, has been authored by the writer, यहां लिखा है have been authored by the writer. A dozen novels and a number of poetry collections, ये बहुत सारी चीजें हैं तो have चाहिए होगा, इसीलिए ए के साथ हमें जाना पड़ेगा बेटा, है ना। इसीलिए ए के साथ जाना पड़ेगा, हैज लगाती है गलत हो जाएगा, तो बी वाला बाहर है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, शट द डोर। अब यहां पे किसी को ऑर्डर बोला जा रहा है या फिर किसी रिक्वेस्ट की जा रही है, दो चीजें हो सकती है ना, दरवाजा बंद कर दो। अब ये देखो इसका पैसिव शट द डोर तो नहीं होगा, ये तो बाहर हो जाएगा। लेट द डोर बी शट, द डोर बी शट, द डोर इज शट, ये बाहर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट। हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसमें हम लेट प्लस बी प्लस आगे बातचीत करेंगे। तो यहां पे लेट द डोर बी शट इस चीज की बात हो गई है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एज दी करेक्ट आंसर चॉइस। चलो 120 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है इंडिया वन फ्रीडम विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। वन क्या है बेटा? वन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे चेंज होगा? वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? वॉज वर्ब प्लस V3 में। तो इंडिया हैड वन फ्रीडम, गलत हो गया। इंडिया हैड बीन वन बाय, गलत हो गया। फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया, फ्रीडम वॉज वन बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस विद देयर ब्लड। तो यहां पे कौन सा वाला हो सकता है बेटा? देखो दो तो यहां पे सीधा बाहर हो गए, कौन सा? ए बाहर हो गया और बी बाहर हो गया। कौन सा बच रहा है? सी और डी बच रहा है। सी और डी में से देखो कौन सा वाला हम सही कर सकते हैं, जरा इसको हटा देता हूं यहां से, जस्ट अ सेकेंड। ये हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो। विद देयर ब्लड, अब यहां पे फ्रीडम वाज वन बाय इंडियंस विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। फ्रीडम वाज वन बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस विद देयर ब्लड। अब यहां पे हम कौन सा देख सकते हैं? देखो फ्रीडम वाज वन बाय इंडिया with the blood and sweat of hundreds and thousands of Indians. Freedom was won by hundreds and thousands of Indians with their blood. अब यार ये जो डी वाला है इसने थोड़ा सा मीनिंग को गड़बड़ कर दिया है ना, कि मतलब खून से ही लिया गया था, तो यहां पे खून लिटरल वाला मीनिंग देने लग जाएगा। तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे इंडिया वन फ्रीडम लिखा है तो हम क्या करेंगे? फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया, तो इसको सीधा सीधा चेंज करते हैं। यहाँ पे फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया लिखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रीडम वॉज वन बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, अब ये आगे वाली चीज को इसने पहले लिख दिया है, तो हमें इंडिया को और फ्रीडम को फ्लिप करना था, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। सो आज के 120 क्वेश्चंस आज खत्म हो चुके हैं सेट के। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 2019 का कोई सा भी सेट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।